आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जहां पर हम बजट के हाइलाइट्स पर चर्चा करेंगे। और वो मुख्य बातें जो बजट में अनाउंस की गई हैं भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, उसको हम लोग बैंकिंग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम दृष्टिकोण से भी उसको जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपना खुद का ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दरअसल आप जो भी हैं आज की तारीख पर, वो आपकी आदत की बदौलत है। तो जैसा आप काम करेंगे वैसा आपकी आदत बन जाएगी। तो आप बैंकिंग में देखिए, आपको तमाम चुनौती, कठिनाई और इस सर्विस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें होती हैं उनको करते करते अभ्यास हो गया है और आप बढ़िया तरीके से निभाते हैं। ठीक उसी तरह आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ने की और नया सीखने की आदत बन जाए, तो आप देखिएगा आपके अंदर बहुत जो है एक ऊर्जा, सकारात्मक कार्य निष्पादन हेतु एक प्रत्याशा और जीवन में सफलता पाने की आशा बढ़ जाती है। एक आनंद का अनुभव होता है। और जीवन जो है सीखने का ही नाम है। जब तक सीखेंगे तब तक जीतते जाएंगे। और जीत के बाद आप देखिएगा फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, हम हमेशा जीतना पड़ता है। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप जरा कंफर्म कर देंगे कोई साथी। तो हम लोग आज का सेशन जो है सरल तरीके से देश के आम बजट को आम भाषा में आम तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोई एक आध साथी जो है कंफर्म कर दीजिए। वाह राजेश जी, आवाज आ रही है, बढ़िया। लेकिन आप लोगों की किसी की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। आ रही है चलिए, सर, आवाज आ आ रही रही है। है। अभिषेक जी नमस्ते देखो, सर। आ रही है ना आवाज? ऐसे बोलना पड़ेगा ना। चलिए। शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त आ जिंदाबाद। रहे हैं ना। वाह। ये ऐसे ही होना चाहिए ना, जब भी कुछ हो तो शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो आज हम लोग बजट को एकदम आम भाषा, सरल भाषा में समझेंगे, एकदम सरल भाषा में, है ना। और ये बजट क्या होता है, इस तरह से समझने से क्या होगा कि हमको चीज़ें जो है एकदम क्लेरिफाई हो जाती हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो जहाँ बजट की बात आती है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बजट क्या है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस में देखेंगे या संवैधानिक स्थिति में देखेंगे, तो बजट का कहीं शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम उसको बजट में ही ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं। तो भारत के संविधान का जो अगर अनुच्छेद 112 में देखेंगे, तो वहाँ पर सरकार जो बजट पेश करती है या आम बजट पेश करती है उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहा जाता है। लेकिन संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। तो बजट क्या है? अगर आम भाषा में, अगर आम बजट को समझेंगे तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित रिसीट या उसका खर्चा, इसका विवरण होता है। जैसे कि आप बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं ना, ठीक उसी तरह एक बजट क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कितनी आय होने वाली है और कितना व्यय होने वाला है, इसका विवरण ये होता है बजट। तो आम भाषा में आप आम बजट को समझ गए कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की अनुमानित रिसीट्स और अनुमानित एक्सपेंडिचर जो है उसका विवरण होता है आम बजट। मतलब रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ कहाँ जाएगा, अगर ये ब्यौरा को हम देख लें तो इसको आम बजट में कहते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो इनका आर्थिक बजट वाला डिपार्टमेंट है वो केंद्रीय बजट तैयार करता है और वो बनाता है, फिर वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट होता है और एक होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट मतलब जिसमें कि वो टैक्सेस रिलेटेड है, राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकारी व्यय होता है, ये रेवेन्यू है। मतलब जो टैक्स वगैरह आता है और एक्सपेंडिचर आता है। दूसरा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी दो हिस्से होते हैं। रेवेन्यू बजट के दो हिस्से होंगे, मतलब टैक्सेस कहाँ से आएंगे और फिर उस टैक्सेस में आने वाले पैसे का खर्चा हम कहाँ से करेंगे। और जो कैपिटल बजट होता है, कैपिटल बजट में वो कैपिटल कहाँ से आने वाली है, पूंजी कहाँ से आएगी और पूंजी का भुगतान हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये कैपिटल बजट है। तो बजट के जो भाग होते हैं वो ये दो भाग होते हैं और बजट को आम भाषा में आप लोग जान गए हैं।
तो बजट में एक संसदीय प्रक्रिया होती है जिसमें बजट पेश किया जाता है कि वित्त मंत्री महोदय जो है ना, वो राष्ट्रपति जी से बजट प्रस्तुति की अनुमति लेते हैं। फिर उसके बाद बजट की प्रस्तुति की जाती है, दोनों सदन में सामान्य चर्चा होती है बजट पर। और फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो है, उनको मंत्रालय में उनके जो अनुदान या मांग किए गए हैं उनकी जांच की जाती है। और फिर लोकसभा में इसका विस्तृत चर्चा होती है, मतदान होता है, और फिर उसके बाद विधेयक जो है पारित हो जाता है। तो इस तरह का आप लोग सरल तरीके से आम बजट के बारे में आप जान गए कि क्या क्या तरीका होता है। तो उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अभी बजट पेश किया गया। और देश का केंद्रीय बजट या यूनियन बजट 2026 और 27 के लिए भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। तो इस केंद्रीय बजट जो पेश किया, इसके कुछ सरल तरीके से हम लोग सीखते हुए चलेंगे और आपको मैं बताते हुए चलूंगा। तो स्क्रीन वगैरह विजिबल है? थोड़ा सा आप लोग बताइए कुछ। एक मिनट, स्क्रीन ठीक दिख रहा है आपको? पीपीटी पीछे वगैरह दिख रहा है अच्छे लाल जी? हम्म। जी सर, दिख रहा है सर। चलो बढ़िया। तो जो अभी यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया, और लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, एक इतिहास भी रच दिया। तो इस बजट में जो खास प्रायोरिटी दी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और बायोफार्मा सेक्टर को एक प्रायोरिटी दी गई है। तो सरल भाषा में मैं, क्योंकि चूंकि हम बैंकिंग परिदृश्य से देखेंगे इसको, और साथ ही साथ रेयर अर्थ कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। कैपेक्स में या जो कैपिटल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने की योजना की गई है। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इनमें जो है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। और बजट घोषणा में आप लोग देखे भी होंगे कि सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं, और मेडिसिन्स वगैरह जो कैंसर, डायबिटीज़ और सीएनजी, ये सब चीज़ें पे जो है ये असर किया है इस बजट के हाइलाइट्स में। तो महत्वपूर्ण बात हम लोग धीरे धीरे करके इसमें जान जाएंगे। इस आधे घंटे 40 मिनट के सेशंस में आपको एक सरल तरीके से आपको बजट को समझने में सुविधा होगी। तो अगर बजट का पहला यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि इस बजट को अगर एक नज़र में देखें तो ये बजट जो है सरकार का एक संकल्प के तौर पर उन्होंने पेश किया। क्योंकि बजट को सही दिशा में लोगों तक पहुंचाने के लिए, या उनका मिशन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उसको पहुंचाने के लिए अच्छे वर्ड के इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि वो देश की जनता तक ये बात पहुंच पाए। तो इस बजट को युवा शक्ति को एक समर्पित बजट कहा गया। आप लोगों ने देखा भी होगा, बजट भाषण 1 फरवरी को संडे का दिन था, तो आप लोग कुछ लोग देखे भी होंगे। तो युवा शक्ति को समर्पित बजट ये 2026 का। और इसमें सरकार का ये संकल्प रहा कि हम इस साल में बजट में किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसा सरकार का संकल्प जो है दिखाई दिया। तो एक तो युवा शक्ति के लिए समर्पित बजट ये वाला, क्योंकि स्किल, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे जो है ना, स्किल डेवलपमेंट पे युवा शक्तियों को जो है समर्पित बजट दिया गया। साथ ही सरकार का संकल्प रहा कि इस बजट में हम किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित जो पिछड़े वर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो बजट अनाउंसमेंट में आप देखे होंगे, यहाँ पर विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन एंड इंक्लूजन्स पे यहाँ पर ये इनको दिया गया। और इसमें कुछ टैगलाइन दिया गया है कि ये जो इंडिया का इकोनॉमिक ट्रजेक्टरी है, तो इसमें विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशंस और इंक्लूजन्स को ध्यान में देते हुए इन्हें एक्शन पॉइंट बनाया गया है। अगर हम इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, मतलब इसको बोलते हैं भारत की आर्थिक यात्रा कैसी होगी, या भारत की आर्थिक जो नीति है उसकी दिशा कैसे होगी, तो इसके लिए उन्होंने दिखा दिया है दिशा, सीधे सीधे विकसित भारत, है ना, बाउंड्री लाइन से बाहर जाना है अपने को, विकसित भारत। साथ ही साथ एक बैलेंसिंग एम्बिशंस और इंक्लूजन्स को उन्होंने दिया है। मतलब विकसित भारत की महत्वाकांक्षा उच्च लक्ष्य है हमारे,
हाई एम्बिशंस हैं। साथ ही समावेशन, दोनों में बैलेंसिंग करनी है। और सब समावेशन का मतलब क्या है? क्या है विजन जी, समावेशन का मतलब क्या है बताइए? एम्बिशन का मतलब तो आप जान गए कि हमारा विकसित भारत है, हमारा लक्ष्य जो है बड़ा है। और इंक्लूजन का मतलब क्या है? कोई साथी बताएगा? थोड़ा बात बात करते चलें तो अच्छा रहेगा। सफर बड़ा आसान हो जाएगा। तो समावेशन का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या रहेगा? हाई एम्बिशंस रहेंगे, महत्वाकांक्षा, उच्च लक्ष्य रहेगा। उसके साथ ही साथ सबको साथ लेकर चलना, उनके बीच में संतुलन करना। तो ये भारत की आर्थिक दिशा को इन्होंने इस बजट में दिखाया है। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने तीन लाइन में यहाँ पर टैगलाइन लिखा है: एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रिट्रोड्रिक, और पीपुल ओवर पॉपुलिज्म। तो इसको अगर आप सरल तरीके से समझना चाहेंगे, एक्शन ओवर एम्बिलियंस, तो इसको है कि दुविधा से ज़्यादा ध्यान कार्यवाही पर की जाएगी। मतलब दुविधा क्या होती है? ये करें ना करें, ये न ये करें, ये दुविधा होती है, क्या करें ना करें। उससे ज़्यादा हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे, सोचने से ज़्यादा काम पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है एक्शन ओवर एम्बिलेंस, सोचने से ज़्यादा हम काम पर करेंगे। दूसरा, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, इसका मतलब होता है कि हम आर्थिक सुधार पर ज़्यादा जो है काम करेंगे, भाषणबाजी के अलावा, है ना। भाषणबाजी मतलब कहने से ज़्यादा हम वास्तविक सुधार करेंगे, इसका मतलब हुआ। और पीपुल ओवर पॉपुलिज्म का मतलब हो गया लोक लुभावन नीतियों से ज़्यादा हम जनता का हित देखेंगे, है ना। पीपुल पीपुल ओवर पॉपुलिज्म, तो ये तीन महत्वपूर्ण टैगलाइन है ना। उन्होंने बता दिया कि हम दुविधा से अधिक कार्रवाई करेंगे, प्लस रिफॉर्म ओवर रेटोरिक मतलब भाषणबाजी से ज़्यादा हम आर्थिक सुधार करेंगे। और पीपुल ओवर पॉपुलिज्म का मतलब है हम लोक लुभावन नीति से ज़्यादा जनता का हित का ध्यान देंगे। मतलब इसका संक्षेप में अगर मान लीजिए आप देख लें, तो भारत की आर्थिक नीति या यात्रा या दिशा इस तरह से फोकस की गई है संकल्प के साथ कि ऐसे ठोस कदम उठाना, ऐसे वास्तविक सुधार करना या ऐसी नीतियां बनाना जो वास्तव में जनता का हित हो, और देश अपने उच्च लक्ष्य को, अपने आर्थिक दिशा के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करे, साथ ही समावेशी रूप से वो बढ़ सके, सभी लोगों को साथ लेकर बढ़े, और भारत जो है विकसित भारत की ओर आगे बढ़ पाए। ये संक्षेप में आपको इस बजट का जो है चीज यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है मैंने उनको सबको सरल तरीके से समझा दिया। ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। तो जितने भी हमारे एस्पिरेशन है, जो हमने एस्पिरेशन है उनको अचीवमेंट में बदलना। साथ ही जो पोटेंशियल है हमारे पास, जो युवा शक्ति है, उसको कार्य निष्पादन में, परफॉर्मेंस में, सफलता में बदलना। साथ ही साथ देश में स्टेबिलिटी, फिजिकल फिजिकल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ है वो अम, सुचारू रूप से चलता रहे और वो मजबूत हो और सुचारू ढांचा रहे, सस्टेन्ड ग्रोथ रहे, टिका हुआ ग्रोथ जिसको बोलते हैं ना, गिरे ना। और मॉडरेट इन्फ्लेशन, और जो महंगाई पर हमारा जो है वो कंट्रोल हो। ये सारे जो है इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, मतलब जो आर्थिक दिशा की ये यात्रा जो है वो संकल्प के तौर पर सरकार ने यहाँ पर दिखाया है। अब इन जो चीज़ों को है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%, मतलब 7% का जो ग्रोथ है, वो किस किस चीज़ों में इन्होंने फोकस किया है, ये बैलून के माध्यम से आप देख सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, है ना। जो हमारी डिपेंडेंसी है, अगर बाहर से हम मंगा रहे हैं, उसको कम करना है। एनर्जी सिक्योरिटी, हमको जो ऊर्जा है उसकी सुरक्षा करनी है, प्लस उनको यूटिलाइज करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना है, मतलब बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उनको जो हम उनमें रिफॉर्म लाना है। और साथ ही साथ मॉनेटरी स्टेबिलिटी लानी है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट में और उसमें जोर देनी है। और साथ ही साथ सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे उनमें सिटीजन की बेनिफिट हो। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो इसमें जो जीडीपी है वो अराउंड हाई ग्रोथ रेट पे ले जाना है, 7.4% का उन्होंने ये संकल्प दिया है। इसको इन इन चीज़ों पे उनको हासिल करना है। और जो मैं बताया आपको, ये जो बजट है, ये बजट जो है युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, युवा शक्ति को समर्पित बजट जो है सरकार ने इसको बताया है। और जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट का एक संकल्प है कि वो कमजोर या अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज, वंचित, शोषित और पिछड़े या दलित, किसान, महिला, पीड़ित, शोषित, ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देना है। और इसको जो है फिर सरकार ने फिर तीन टैगलाइन के आधार पर बताया है
फर्स्ट कर्तव्य, पहला कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य। तो इसी को जो है, ये आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को कर्तव्य से जोड़ा गया है। और कर्तव्य को कैसे बताया है इन्होंने, कि जो पहला कर्तव्य है यहाँ पर, एक्सलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तीन जो कर्तव्य हैं इनको तो आपको याद रखना, क्योंकि बजट में अभी जब इंटरव्यू सेशंस होंगे या एग्जामिनेशन में आएंगे तो ये सवाल जो है आ सकते हैं। एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब है भारत की जो आर्थिक विकास है ना, उसको गति प्रदान करना और उसे सस्टेन रखना, मतलब टिकाऊ रखना, उसको पकड़े रहना। अगर गति आ गई है तो उसको मेंटेन करना या उसको टिके रखना, है ना, धारण करके रखना, ये होता है इसका पहला कर्तव्य। दूसरा है कि हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करना। तो सरकार ने कितना, मतलब दूसरा कर्तव्य का, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपुल, हमारे लोग हैं, हमारे लोग की क्या आशाएं हैं, क्या सोच है, क्या चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनको पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबके सपना को पूरा करना। विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। तो ये तीन कर्तव्य हैं। तीन कर्तव्य को जो है इन्होंने गवर्नमेंट का संकल्प बताया है, ताकि हम पुअर, अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज जो हमारे सिटीजन हैं उनको हम फोकस करके इसको समर्पित करें। साथ ही युवा संकल्प शक्ति के साथ इस बजट को समर्पित किया है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें उन्होंने बताया है, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे कि प्रोडक्टिविटी या कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें बढ़ावा की जाएगी। साथ ही जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से उनमें भी रिसिलियंस जो है वो बनाना है, ताकि अगर ऐसा कुछ चेंज होता है ग्लोबल डायनेमिक्स में तब भी हम सस्टेन कर पाएँ और अपने इकोनॉमी को ले जा पाएँ। और एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपुल में उन्होंने कहा है कि लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर काम करने के लिए कहा है। तो महत्वपूर्ण बात, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया। साथ ही भारत में रहने वाले लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ उनको जो है उस हिसाब से ही बनाना है, कि जिस दिशा में हम गति चाह रहे हैं उस हिसाब में लोगों को भी हमको आगे ले जाना है, उसमें तैयार करना है और उनकी आकांक्षाओं को पूरी करनी है। वो कैसे होगा? रोजगार देकर या काम देकर या उनकी आय में वृद्धि करके ये होगा। इन मीन वाइल जब हम विकसित की दिशा में जाएंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सभी लोग साथ में आए। तो इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज होंगे, जो एमिनिटीज होंगी, जो अपॉर्चुनिटी होंगी, वो सबके लिए हो, है ना। सबका साथ, सबका विकास, तो उनमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो, ये सरकार जो है उनका ये संकल्प है। अब यहाँ पर जो रिफॉर्म एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, एक्सीलरेटिंग ग्रोथ। तो सरकार जो है ये रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए उन्होंने जो प्रोडक्शन में या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसको बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म के लिए घोषणा की है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की घोषणा की है। अब ये इसके लिए एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने बहुत सारे घोषणा किए हैं, बजट आउटले दिया हुआ है। वो सारे एक वन बाय वन आपको आगे देखने मिलेंगे। ओवर 350 रिफॉर्म्स हैव बीन रोल्ड आउट, इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, नोटिफिकेशन आप लेबर कोड्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल्ड ऑर्डर्स। तो ये पहले लाइन से आप इसको समझ लीजिए सरल तरीके से, कि सरकार चाहती है कि प्रोडक्टिविटी एरिया में बढ़े, उसको और बूस्ट मिले, तेज़ी मिले। साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे एमएसएमई वगैरह में होता है, जब कोई फैक्ट्री बैठता है या कोई प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, फिर उसको चलायमान करने के लिए भी कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। और बिजनेस जो ग्रोथ है जीडीपी में उनका, सारी चीज़ों को ग्रोथ में एक्सेलरेशन मिलता है। हाई लेवल कमेटी हैव बीन फॉर्म, जैसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए हैं, आपने जान भी लिए होंगे, बैंकर्स हैं हमारे साथी, सभी साथी देखे होंगे। बैंकिंग में भी रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी जो है उनको बना दिया है। वो बैंकिंग में देखना चाहते हैं कि हम आगे 2047 में जब विकसित भारत की दिशा में जाएंगे तो कैसा बैंकिंग होगा, अभी से क्या हम चेंज करेंगे कि
उस समय की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम जो है कंधे से कंधे मिलाकर हम उसको सस्टेन कर पाएँ, उसके लिए वो तैयारी करेंगे और उसमें रिव्यू करके चीज़ें वो आएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डी रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए वो डी रेगुलेशन के लिए वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है सस्टेनेबल मोमेंटम लाने के लिए, साथ ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो ग्लोबल डायनेमिक्स में जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस होते हैं उसके मजबूत करने के लिए अपनी दिशा और अपने कार्य को, और साथ ही साथ जो मल्टीप्लायर हैं, फोर्स मल्टीप्लायर हैं गवर्नेंस के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए ये एडॉप्टिव या उसके लिए समर्पित बजट के लिए उनको दिशा देने का संकल्प किया है। इस बजट के जो पिलर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाते हैं, उसमें सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारा ग्रोथ जो है वो सस्टेनिंग हो, हम ग्रोथ करेंगे और नीचे नहीं आएंगे, उसको पकड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, तो हम जो ग्रोथ का जो फाउंडेशन है उसको और मजबूत करेंगे ताकि उसमें और वृद्धि हो। और पीपुल सेंट्रिक डेवलपमेंट, इसमें जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको जो है केंद्रित किया जाएगा डेवलपमेंट में। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मतलब उनको, लोगों को जैसा चाहिए वैसा गवर्नेंस जो है, जहाँ जहाँ हमने ट्रस्ट है वहाँ पर सरकार लोग जो है ना जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर ट्रस्ट हो, गवर्नमेंट का भरोसा हो, तो ऐसा टाइप का गवर्नेंस जो है देना चाहती हैं। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बैंकिंग बिजनेस, मतलब हर चीज़ जो ग्राहक हैं उनको आसानी से मिल पाए, उसको और कैसे बेहतर हो पाए उसके लिए ये पिलर्स हैं। साथ ही फिजिकल मैटर्स जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक एक जो ये पिलर है उनकी छोटी छोटी बातों को अगर सरल तरीके से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इन्होंने जो है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बदलाव हैं या जो बजट है वो काफ़ी इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है आगे बढ़ाएगा, मतलब आर्थिक वृद्धि को बनाए रखेगा और विकास की बुनियाद को मजबूत करेगा। इसके लिए उन्होंने व्यापक जो है उसकी जो बढ़ावा है उसको तेज़ गति करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें रखी हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बायोफार्मा, शक्ति, हाईटेक टूल्स, है ना, और रेयर एर्थ परमानेंट मैग जो ये सारी चीज़ें रिसर्च है और टेक्नोलॉजी है, इस पर जो है बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बात करी है। और अगर संकल्प में देखेंगे तो पहला जो चीज़ आप देख पाएंगे वो ये है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब इसमें इन्होंने एक नया जो किया है डेडिकेटेड केमिकल पार्क इन्हांसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको जोर दिया। ये जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग करेंगे उसमें वो कड़ी बनाएगा और उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। तो इनके मुख्य भाग अगर देखेंगे तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशंस, बायोफार्मा शक्ति, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फ्रंटलाइन सेक्टर हैं, केमिकल पार्क्स हो गए, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स के लिए गुड्स, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी के साथ उनको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए ये बजट में उन्होंने इसको जोर दिया है। हाईटेक टूल जो है उन्होंने इनको प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ जो कंटेनर होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, और टेक्सटाइल में उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए ये चीज़ें उन्होंने बनाई है। अब अगर सेकंड पिलर की बात करेंगे, अब आखिरी में मैंने आपको अमाउंट वाइज भी बजट बनानी है, आप थोड़ा समझते जाएंगे तो आपको अच्छी सुविधा होगा। टैक्स रिफॉर्म्स जो उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स के लिए भी उन्होंने काम किया है। अगर हम टैक्स रिफॉर्म देखेंगे तो उन्होंने जीएसटी के सरलीकरण और जो लेबर कोड्स हैं और उसकी गुणवत्ता है, इनको जो है लगभग 350 रिफॉर्म किए हैं, उनमें से ये चीज़ें जो है उन्होंने दिखाया है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इन्होंने
जो इनकम टैक्स में एजम्पशंस नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स है, उसको 5 साल के लिए उनमें एजम्पशन दिया है इनकम टैक्स के लिए। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स लाया है ताकि इस साल जो भारत के ग्रोथ को उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट कैसे होगा? एक तो इन्वेस्टमेंट से और प्रोडक्शन से। तो उन्होंने क्या किया है, 5 साल के लिए जो नॉन रेसिडेंट हैं, जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे या टूल प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरर को, या कोई ब्रांडेड जो बॉन्डेड जोन है वहाँ पर, तो उनको टैक्स एजम्पशन दिया है 5 साल के लिए। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कैपिटल पूंजी लगाना चाहता है, तो उसके लिए। दूसरा है प्रोविजन टू सेफ हार्बर टू नॉन रेसिडेंट टू कंपोनेंट वेयर हाउसिंग इन बॉन्डेड वेयर हाउस। तो सेफ उनको एक हार्बर के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन वहाँ पर जो टैक्स रिफॉर्म्स है उनमें वो उनको लगेगा। साथ ही साथ ड्यूटी फ्री जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स मतलब कोई भी चीज़ अगर आ रहा है तो उसमें ड्यूटी फ्री हो, उसको ध्यान दिया गया है टैक्स रिफॉर्म। और आगे स्लाइड्स में आपको और डिटेल भी मिलेगा। एक और उन्होंने किया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होगा टाइम टू टाइम, उसमें जो है उन्होंने एक्सटेंशन किया है। जो 6 महीना पहले था उनका, उसको बढ़ाकर उसको 1 ईयर कर दिया है ना। उसको 1 ईयर कर दिया। तो जैसे कि लेदर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, सिंथेटिक फुटवेयर हैं, इनमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका टाइम बढ़ाकर 6 महीने से 1 साल कर दिया इसको एक्सपोर्ट का। ये यहाँ पर बनाने के बाद पहले 6 महीना था, जिसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया है ना। अब अगर हम टैक्स रिफॉर्म में एक और एजम्पशंस जो दिए हैं टैक्स रिफॉर्म में, इसको आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में। कि टैक्स रिफॉर्म्स में आप सोच रहे होंगे कि हमारे टैक्स स्लैब वगैरह में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे ही है। उसका एक अलग से सेशंस भी हम करेंगे। लेकिन टैक्स के लिए यहाँ पर उन्होंने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, स्पेशल पार्ट्स में कुछ एजम्पशंस दिया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या माइक्रोवेव ओवन से में यूज़ किए जाते हैं, उनमें एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हैं कंपोनेंट्स जहां पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो वहाँ एजम्पशंस दिया हुआ है। कस्टम ड्यूटी जो रॉ मटेरियल्स हैं मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, उसमें दिया हुआ है। रेगुलर इंपोर्टर जो हैं वो ट्रस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई करते हैं, तो उनको जो है वो एजम्पशंस दिया हुआ है। एक्सपोर्ट कार्गो है उसको इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग जो प्रोवाइड किया गया है उसमें एजम्पशंस है। और वन टाइम मेजर्स जो है फेलिसिटेट किया गया है डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है वो एजम्पशंस दिया गया है। तो आप कुल मिला के देखे होंगे ये सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए उन्होंने ये एजम्पशंस किया है। अब ये महत्वपूर्ण भाग है जो इन्होंने काफ़ी बदलाव किया है। इसको जानने की आपको ज़रूरत है। ये स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने जो है एमएसएमई को बोला है कि हम इस तरह से एमएसएमई को मदद करेंगे कि वो चैंपियंस की भांति जो है आगे बढ़ेगा। तो एक सेकेंड है, आपको स्क्रीन दिख पा रहा है आप लोग को? थोड़ा बताइए, अभी आप लोगों की आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। थोड़ा स्क्रीन जी सही सर, दिख आ पा रहा रही है है। कि छोटा छोटा दिख रहा है? अगर कहीं छोटा दिखेगा तो ठीक है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं आपको सरल भाषा में बता भी रहा हूँ, आप बस ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये स्क्रीन विजन जी, पहला हेडिंग पढ़िए, क्या दिख रहा है? हेडिंग आपको क्या दिख रहा है? Three prongs approach to help MSME growth as champions. ओके। तो यहाँ पर जैसा मैं आपको बताया कि एमएसएमई सेक्टर में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमएसएमई को एग्जाम में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि एमएसएमई जो है, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करते हैं, इसको इन्होंने चैंपियन के रूप में विकसित करने के लिए एक रणनीति दी है। इस बजट में सरकार ने एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए एक 3 स्तरीय दृष्टिकोण दिया है। थ्री प्रोन्ज्ड एक स्ट्रेटजी दिया है, जिसको बोलते हैं कि थ्री प्रोन्ज, उसको मिशन या दृष्टिकोण बोला जाए। अब इसमें क्या इन्होंने किया है
कि इनको हम एमएसएमई को विकास के लिए इक्विटी देंगे या ग्रोथ देंगे, सपोर्ट देंगे ग्रोथ फंड के लिए। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का एक डेडिकेटेड एमएसएमई ग्रोथ फंड होगा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड, ये इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा। तीन स्तरीय दृष्टिकोण या तीन स्तरीय इनको सपोर्ट दिया जाएगा। एक तो इक्विटी सपोर्ट है, दूसरा लिक्विडिटी सपोर्ट है, और तीसरा जो है प्रोफेशनल सपोर्ट है। इक्विटी सपोर्ट का मतलब होता है पूंजी लगाना, पूंजी में मदद करना। लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब है कि भाई वो अपनी पूंजी लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें लिक्विडिटी है, पैसा तो आया उनको। उनका माल बिक रहा है लेकिन उनका पैसा समय पर नहीं आ रहा, तो लिक्विडिटी कहाँ से हुई, फिर इतना बनाया, मेहनत किया, है ना। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट। तो इन तीन चीज़ों को समझना है। और तो इसमें एक बात तो आपको याद रखनी है, 10,000 करोड़ का जो ग्रोथ फंड है इसको याद रखना है। एक और चीज याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत फंड जो उसमें है 2021 जो आत्मनिर्भर भारत फंड था, उसमें 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी दी गई है। ये दोनों फिगर आपको याद रखनी है। तो तीन तरह का उन्होंने एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में प्रयास किया। एक तो इक्विटी सपोर्ट, इक्विटी सपोर्ट में उन्होंने दो चीज़ें कहा कि एमएसएमई का हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए 10,000 करोड़ का हम लोग समर्पित ग्रोथ फंड दे देंगे। और एक आत्मनिर्भर फंड के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी के लिए उन्होंने घोषणा किया। एक जो सेकंड पार्ट है जो है लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू TREDS, है ना। तो आप देखे होंगे कि जब इतने, जैसे अभी मैंने बताया कि जितना पैसा लगाएंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए उनका माल नहीं बिका तो कैसे होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सरकार ने क्या कहा कि हम लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे, और इसके माध्यम से जितने भी एमएसएमई हैं उनको सहायता मिलेगी। कैसे सहायता मिलेगी, जहाँ भी सार्वजनिक उपक्रम हैं वहाँ पर एमएसएमई के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उसकी खरीदी की जाएगी। जैसे कि आप देखे होंगे जेम पोर्टल हो गया, है ना, उनमें अनिवार्य खरीदी की जाएगी, इस तरह का जो है सुविधा दी जाएगी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो क्या बोलते हैं उसको, उपक्रम बोलते हैं ना, यूनिट बोलते हैं, तो वहाँ पर जो भी खरीदी की जाएगी, प्रोक्योरमेंट की जाएगी, वो एमएसएमई से ही खरीदी की जाएगी। और उनका जो भुगतान है वो TREDS होगा। TREDS जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। मतलब जो भी व्यापार हो रहा है, व्यापार में सामान बिकता है तो वो क्या करते हैं, बिल देते हैं, रिसीवेबल्स देते हैं। तो उनको डिस्काउंट पर बेचने की प्रणाली को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है, सरकार ने क्या कहा कि जो ट्रेड्स हैं एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया जिसे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एमएसएमई है, एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं वो अपने बकाया बिल या इनवाइसिस को ना बैंकों या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच देते हैं और तुरंत पैसा मिल जाता है। वो अपने जो बिल्स हैं या इनवाइसेस हैं उनको वहाँ पर रखते हैं, और फिर वहाँ पर जो बैंक है उनको उनमें डिस्काउंटिंग सिस्टम से बिल, एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, उदाहरण सुनना चाहेंगे बिजन जी, उदाहरण सुनना चाहेंगे इसका, ट्रेड का। जी सर। चलिए ऐसे बोलते रहिए तो मैं बता दूंगा उदाहरण इसका। इस तरह से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई एमएसएमई यूनिट है ना, किसी कंपनी को माल बेचा, वो माल बनाया बेचारा पैसा लगा के, है ना, माल बेचा और भुगतान उसको 60 दिन बाद मिलना है ना, माल बेच दिया और माल का जो भुगतान है वो 60 दिन बाद मिलना है। अब वो एमएसएमई वाला यूनिट जो है उस बिल को जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है, इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। तो यहाँ पर एक डिस्काउंटिंग सिस्टम है जहाँ पर बैंक जो है उस बिल को डिस्काउंट कर देता है और एमएसएमई को तुरंत पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये फायदा है, मतलब एमएसएमई को जल्दी भुगतान मिल जाए, 60 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। उसकी वर्किंग कैपिटल में सुधार हो गया, उसको कम ब्याज दर पर यहाँ फाइनेंस मिलता है, भुगतान में कोई देरी की समस्या नहीं है, वो पार्टी से वहाँ मिल जाएगा समय पर। ठीक है, 60 दिन का इंतजार नहीं करना, ये एक फायदा है। तो ये एक लिक्विडिटी सपोर्ट है। साथ ही साथ इसमें जो है ट्रेड्स पर इन्वेस्ट, जो डिस्काउंटिंग के साथ साथ उन्होंने क्रेडिट गारंटी सहायता भी उनको जोड़ा है। जेम पोर्टल का मैंने बता दिया है, जेम पोर्टल जिसमें कि ट्रेड्स को जोड़ा गया है ताकि तेज फाइनेंसिंग हो, सामान खरीदे और बिल बकाया हो तो उसका पेमेंट हो जाए।
और सेकेंडरी मार्केट जो है इस तरह से उनको, ताकि सेकेंडरी मार्केट में उनके एसेट जो हैं बैक सिक्योरिटीज रहें, और रिसीट जो है ट्रेड से सरलता पूर्वक उनको मिल जाए, ताकि उनकी जो कैपिटल या उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था मजबूत हो। तीसरा जो इन्होंने सपोर्ट दिया है एमएसएमई के इसमें, वो प्रोफेशनल सपोर्ट है। प्रोफेशनल सपोर्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ प्रोफेशनल सपोर्ट है कि गवर्नमेंट टू फेलिसिटेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप द कॉरपोरेट मित्रा। कॉरपोरेट मित्रा डेवलप करने के लिए ये एक नया सपोर्ट प्रोफेशनल दिया है कि सरकार जो है प्रोफेशनल संस्थानों को प्रोत्साहित कर कॉरपोरेट मित्र विकसित करेंगे, विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 शहर में। तो कॉरपोरेट मित्र क्या करेंगे कि वो उनको प्रोफेशनल सपोर्ट देंगे, मतलब जो एमएसएमई को कंप्लायंस लगता है, जो एमएसएमई को जो अनुपालन लगता है, उसमें अगर कुछ कमी हो रहा है तो उसको जो है कम लागत में पूरा करने में सहायता करेंगे, उनको ज़्यादा उनको फीस देना ना पड़े, इसके लिए जो है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल मित्र है, ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने नया लाया है। और आपको टायर 2 और इसमें कॉर्पोरेट मित्र जो है मिलेगा, ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ये रहेगा। अगला महत्वपूर्ण यहाँ तीन भाग तो आप देख लिए। इक्विटी सपोर्ट में 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड है। 2000 का जो है आपका जो आत्मनिर्भर भारत है 2021 का, उसमें अतिरिक्त फंड जो है यहाँ पर दिया गया है। और लिक्विडिटी सपोर्ट तो आप सरल तरीके से समझ ही गए। और अगर हम जो टायर 2 और टायर 3 शहर में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कॉरपोरेट मित्रा रहेंगे। और टायर 3 टायर 2 मतलब क्या होते हैं, टायर 3 छोटे शहर होते हैं, और टायर 2 जो होते हैं वो मध्यम आकार के विकसित शहर होते हैं, और टायर 3 जो है छोटे शहर होते हैं। शब्दों में देखेंगे तो इसमें इन कॉरपोरेट मित्रा क्या करेगा कि जो एमएसएमई होंगे उनमें जो भी अनुपालन होंगे उनको कम खर्चे के साथ उनकी लागत कम रहेगी और उनको पूरा करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि रीन्यूइंग द एम्फेसिस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्होंने बड़ा बदलाव किया, प्लस साथ में सर्विस सेक्टर में सरकार ने उसको कुछ उसके जो परिभाषा एम्फेसिस है उसको रिन्यू करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने ये घोषणा की है। उसको हम लोग सरल तरीके से जो है उसको समझेंगे। और जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो आपको 10,000 करोड़ वाला एग्जामिनेशन में जो है आपको याद रखना है, और 2,000 करोड़ जो है याद रखने हैं कि हमको एमएसएमई सेक्टर में ये कैपिटल इक्विटी ग्रोथ फंड, एसएमई जो ग्रोथ फंड है उसके लिए 10,000 करोड़ का यहाँ पर लेआउट रखा है, और आत्मनिर्भर में 2,000 करोड़ अतिरिक्त जो उन्होंने दिया है। सर्विस सेक्टर मतलब आप देखेंगे एमएसएमई में जाते हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर में उन्होंने जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको भले छोटा हो दिख रहा होगा, नहीं दिख पा रहा, मैं उसको सरल तरीके से बता देता हूँ क्या उन्होंने जोर दिया है इसमें सर्विस सेक्टर में। कि उन्होंने सेवा क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्यम, इसके लिए उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का गठन के लिए, क्योंकि हाई लेवल कमेटी उन्होंने गठन किया। बात क्या है, एक हाई लेवल कमेटी बनाया जो एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से उन्होंने उद्यम है ना, इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोला जाए, तो शिक्षा से रोजगार और रोजगार से और उद्यम, इसको जो है इसको ठीक करने के लिए उन्होंने हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया, ताकि सर्विस सेक्टर में विकसित भारत में जो कोर ड्राइवर हैं उनको बनाया जा सके, है ना, कोर ड्राइवर बनाए जा सके। साथ ही हेल्थ सेक्टर में उन्होंने एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के रूप में कुछ 10 चयनित विषयों के लिए नए संस्थापनों की स्थापना, या जो नए इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना, और मौजूदा इंस्टीट्यूट है उनका हम लोग उन्नयन करेंगे या उसमें बढ़ोतरी करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर में। तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए 10 चयनित विषयों में उन्होंने कहा है। फिर जो कोर इकोसिस्टम है, कोर इकोसिस्टम जिसमें कि बहुकौशल केयर गिवर्स होते हैं, मतलब देखभाल कर्मी जिनको प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, उन ये बात रखिए लगभग 1.5 लाख
जो मल्टी स्किल्स जो केयर गिवर्स होंगे या देखभाल कर्मी हैं, वो उनको अलाइन करने के लिए केयर इकोसिस्टम में इनको कहा है। एक और, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में भागीदारी हो। राज्यों में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब स्थापित करने की योजनाएं बनाई गई है। आयुष में जो है नए उन्होंने इस बजट में अनाउंस किया है कि 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना होगी। आयुष फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग टेस्टिंग लैब्स का उन्नयन होगा। और सर्टिफिकेशन प्रणाली में जो है उच्च मानदंड विकसित करेंगे। और जो WHO है, ग्लोबल ट्रेडिंग मेडिसिन सेंटर का भी उन्होंने विकास करने के लिए इस घोषणा की है इसी बजट में। ऑरेंज इकोनॉमी जो एक कहा है उन्होंने, ऑरेंज इकोनॉमी में क्या है कि 15,000 जो मिडिल स्कूल्स होंगे और 500 जो कॉलेज होंगे, वहाँ पर क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी, है ना। कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। अब बताओ विजन जी, 15,000 हाई जी सर। मिडिल स्कूल्स होंगे और 500 कॉलेज होंगे, वहां पर AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की जाएगी। AVGC मतलब आपको स्क्रीन पर भले उसका शॉर्टकट नहीं दिख रहा होगा, मैं बताऊंगा। AVGC मतलब एनिमेशन में, ए का मतलब होगा एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट्स में, गेमिंग में, कॉमिक्स में, इनमें जो है कंटेंट क्रिएटर लैब्स होंगे। अभी जब लैब जानते हैं तो एक ही चीज़ लैब में हम देखते हैं, वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करते हैं या कुछ लैब देखते हैं। लेकिन अब क्या होगा, 15,000 स्कूल्स हैं, 500 कॉलेज हैं, वहाँ पर लैब होगा, वहाँ पर कंटेंट क्रिएटर लैब्स होंगे। तो अब सोचिए सोशल मीडिया या कंटेंट से हम कैसे इसको ऑरेंज इकोनॉमी बनाकर उसको AVGC में कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इनमें जो है लैब्स रहेंगे और लोगों बच्चों को सिखाया जाएगा। साथ ही डिज़ाइन मतलब जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था NID की स्थापना की जाएगी। और इसको जो है भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें वहाँ विकास किया जाएगा। इस खेल के इसमें काफ़ी जोर दिया गया। इसमें बोला खेलो इंडिया मिशन लिया जाएगा, जिसके लिए इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट रोड बनाया जाएगा। एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग की स्थापना की जाएगी। व्यवस्थित कोचिंग विकास किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा। खेल के जो अधोसंरचना है उसमें विकास किया जाएगा। अगर हम इस स्लाइड का अगर सरल भाषा में अगर देखेंगे संक्षेप में, तो भारत सरकार जो है सेवा के क्षेत्र में जो बहुत सारे सब सेक्टर हैं, जैसे कि हेल्थ है, केयर गिवर्स है, मेडिकल टूरिज्म है, आयुष है, फिर रचनात्मक उद्योग है ना, जहाँ पर क्रिएटिव डिजाइन है, और खेल है, इसमें निवेश करके रोजगार सृजन को ये क्यों ऐसा कराना चाह रही है, क्योंकि लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। तो इसमें लोग निवेश करके अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, उनमें स्किल डेवलपमेंट हो और देश के विकास में उसको आगे बढ़ाने में वो मदद कर पाए। ये जो है इसका इस स्लाइड के माध्यम से आप जान पाएंगे सर्विस सेक्टर में। और एजुकेशन सेक्टर में जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, एजुकेशन सेक्टर में मैंने आपको बताया भी कि एजुकेशन सेक्टर तो सरकार की प्रायोरिटी है, क्योंकि शिक्षा से रोजगार और रोजगार से उद्यम, मतलब इनका जो है इस तरह का चीज जो है सरकार यहाँ पर चाह रही है। तो एजुकेशन में उन्होंने इस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं कि एजुकेशन जो हो सिर्फ सिर्फ नौकरी करने के लिए ना हो, वो रोजगार सृजन में लगे। और उससे वो एंटरप्रेन्योरशिप बनाए, उसके लिए उन्होंने ये बजट में अनाउंसमेंट किया है। तो आप बजट के अनाउंसमेंट में देखेंगे तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो पिछले साल का जो बजट था उसको कंटिन्यू करना, सस्टेन करना और उसको और ऊपर ले जाने के लिए ये एक समावेशी बजट इसको मान सकते हैं। और जहाँ पर यहाँ इस स्क्रीन में देख रहे होंगे, दो चीज़ें मुख्य जुड़ी हुई बातें दिख रही हैं, एक तो एजुकेशन और दूसरा टूरिज्म। आप बताइए विजन जी, पहले अगर आज से 10 साल या 5 साल पहले देखेंगे, तो अभी स्थिति में टूरिज्म में कितना बढ़ावा आ गया, आया ना विजन जी, बताओ। जी पहले सर। जी सर। हैं लोग, आप छुट्टी में चले जाइए तो जगन्नाथपुरी हैं, आपको लाइन लग जाएगा हैं, या कहीं भी चले जाइए, पर्यटन टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिल गया, मिला है कहीं,
हैं, या महाकाल दर्शन करने चले जाइए छुट्टी में। कैसे, कितनी भीड़ होती है बिजन जी जी सर, जगह। लोग घूमने फिरने में विश्वास कर रहे हैं आजकल। हाँ बताओ, देखो हैं, आप ही बोल रहे हो हैं, अच्छे लाल जी, है ना, बताइए। सब लोग ऐसे घूमते हैं, तो ये टूरिज्म जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो चीजें अभी इस स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा, इसमें हम लोग 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना करने के लिए घोषणा किया गया है। तो जो इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास, मतलब मेन मेन इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर, जहाँ पर इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर हो, वहाँ के आसपास 5 बड़े यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। और प्रत्येक जिले में जो है हाई लेवल उच्च शिक्षा के लिए जो है स्टेम संस्थानों की बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी। तो जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी। साथ ही 5 टेलीस्कोप अधोसंरचना वाले सुविधा संपन्न जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे, दूरबीन वाले, ठीक है। पर्यटन के लिए सरकार ने जो है ज़्यादा जोर दिया है, और उन्होंने पर्यटन के लिए कहा है कि पर्यटन जगत में उद्योग और सरकार के बीच में एक ना इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है NIH। NIH का मतलब हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान। मतलब एकेडमिक जगत में अभी क्या हो रहा है कि उद्योग और पर्यटन को उद्योग बनाने के लिए सरकार ने कहा है कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, घोषणा किया उनकी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के नाम से स्थापित किया जाएगा। और उसमें पर्यटन के लिए सिखाए जाएंगे सारी चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और 20 जो पर्यटन स्थल हैं उसमें 10,000 जो गाइड हैं उनको कुशल जो है उनको क्या बोलते हैं, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनमें पायलट योजना है। अब सोचो 20 पर्यटन स्थल हैं बड़े बड़े, हो सकता है उसमें अयोध्या भी हो, आगरा भी हो, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जो 20 पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर 10,000 गाइड जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए पायलट योजना है। और इस पायलट योजना के बाद हो सकता है इसका विस्तार और भी पर्यटन स्थलों में हो जाए। जितने भी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका जो है डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाएगा। और महत्वपूर्ण स्थानों में जो डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। जो डेस्टिनेशंस होते हैं उनके डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना होगी। और लोग क्या है आजकल जब कहीं जाते हैं ना, तो उसको सीखने की भी इच्छा रहती है, तो उसके लिए डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना की जाएगी। कुछ इकोनॉमिक जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि आपका हिल एरिया होता है, और वहाँ पर कोई पक्षी अवलोकन एरिया है, इस तरह का भी कुछ चयनित उन्होंने डेवलपमेंट करने का अनाउंसमेंट किया कि हम सतत पर्वतीय ट्रेल्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ कछुआ ट्रेल्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ पक्षी अवलोकन वाले ट्रेल्स का, ये कुछ चयनित एरिया एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया। और दूसरा, ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी भारत पहली बार करेगा। शिखर सम्मेलन है, वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन, वो भी इसमें जिक्र किया गया बजट में। साथ ही कुछ जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, वहाँ पर उनको 15 जगह आइडेंटिफाई किया है, जिसको और जीवंत बनाएंगे और सांस्कृतिक बनाएंगे, और उसको विकसित करने का उन्होंने घोषणा किया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट विकास का भी उन्होंने घोषणा किया। अगर संक्षेप में इस स्लाइड का देखेंगे, तो सरकार का पहला उद्देश्य तो शिक्षा की अधोसंरचना को मजबूत करना है। दूसरा, छात्रों को प्रोत्साहित करना है, और साथ में पर्यटन के माध्यम से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस स्लाइड के माध्यम से वो बात आप इस स्लाइड के मूल चीजें आप जान पाएंगे। और टैक्स रिफॉर्म सर्विस सेक्टर में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म जो है, आपने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस हैं। जैसे कि अगर कोई कैपिटल देता है भारत में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैपिटल देता है, तो उसको 5 साल तक का जो है एजम्पशंस है। और ठीक उसी तरह जो है मैन्यू सर्विस सेक्टर में भी उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स दिया है। और उस टैक्स रिफॉर्म को यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन पर। आपको थोड़े विजिबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर सर्विस सेक्टर में भी सरकार ने घोषणा किया है। दरअसल क्या होता है, जब हम MSME की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों जो हैं जुड़े हुए होते हैं। और दोनों में
उन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक विकास में और योगदान करें और आगे बढ़े, उसके लिए सुधार की जरूरत होती है। और उसमें एक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण सुधार होता है कर या टैक्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसके कारण अगर टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स होता है तो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आने से उस सेक्टर में बूस्ट मिलता है, उस सेक्टर का एकीकरण होता है, आगे बढ़ता है। तो उन्होंने सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर आप जानते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है ना। तो इक्विपमेंट सेक्टर है, वहाँ पर जो है इन्होंने कर सुधार में बढ़ावा दिया। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी सेवाएं हैं उनको एक ही श्रेणी में शामिल किया जाएगा, और उनमें जो है समान हार्बर मार्जिन लागू होगा 15.5% का। मतलब आईटी सेक्टर में जितनी सारी सेवाएं हैं उनको सबका एकीकृत कर दिया जाएगा, अलग अलग सेक्टर में नहीं गिना जाएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितनी भी सेवाएं हैं उनको एक श्रेणी में जोड़कर उनको एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा 15.5%। और आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है। आईटी सेवाओं के लिए जो सेफ हार्बर टर्नओवर की सीमा 300 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ हो गई। तो जहां पर भी ऐसे जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाए गए हैं वो आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईटी सेक्टर में जो सेफ हार्बर था पहले 300 करोड़ का था, तो उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ की गई है। तो और ज़्यादा सेक्टर जो है इसमें वो उस रेंज में आ जाएंगे, ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सेफ हार्बर की जो स्वचालित मंजूरी है वो आईटी सेक्टर में सेफ हार्बर मंजूरी जो है वो की जाएगी, और उसके लिए ऑटोमेटिक उसमें नियम आधारित जो है मंजूरी मिल जाएगी, किसी के लिए भरोसा नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसमें ऐसा बन जाएगा। और अगर सेफ हार्बर है तो वो कंपनी जो है अपनी इच्छा अनुसार उसको 5 वर्षों तक उसका लाभ जो है जारी रख सकेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल के लिए हमने बताया था 5 साल का एजम्पशन है। और आईटी सेक्टर में एक यूनिलेटरल एडवांस प्राइजिंग एग्रीमेंट प्रक्रिया को जो है इन्होंने जोर देने के लिए कहा है, जिससे 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकेगा। और इसमें जो है जो कंपनी करदाता अनुरोध करता है उसको 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। तो एक यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है प्रक्रिया उसको किया जाएगा, जिसे 2 वर्षों में पूरा किया जा सकेगा आईटी सेक्टर के लिए। तो एक और भी बात उन्होंने कहा है, क्लाउड जो प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड सेवाएं प्रोवाइड करते हैं भारत में जो डाटा सेंटर के माध्यम से जो वैश्विक ग्राहक हैं उनको क्लाउड सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे, साथ ही भारत में डाटा सेंटर देने वाली संबंधित इकाइयों को केवल 15% का सेफ हार्बर मिलेगा, इसकी घोषणा की है। मतलब भारत में जितने भी डाटा सेंटर हैं उसमें अगर कोई ग्लोबल कस्टमर है, क्लाउड सेवाएं लेता है, तो 2047 तक उनको टैक्स हॉलिडे जो है रेंज में रखा गया है। मतलब सरकार का सीधा सीधा लक्ष्य 2047 तक है विकसित भारत में ले जाने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। ये बेनिफिट देके जो है वो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। और इसको इकोनॉमी को अगर सरल भाषा में इसमें देखें, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा है, अगर उनमें वो निवेश करते हैं तो उनको 5 वर्षों तक के वो जैसे प्रोफेशनल्स हैं, है ना, गैर नॉन रेसिडेंट हैं, तो उनके जो टैक्स हैं उनमें 5 वर्षों तक के छूट है। अगर शॉर्ट में इस पूरे स्लाइड के समझें तो ये जो सुधार किए गए हैं सर्विस सेक्टर में, जहाँ का विशेष तौर पर आईटी सेक्टर है, वो उनके टैक्स में बहुत सिंप्लीफिकेशन, साथ ही उनके निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उनको छूट, और भारत में कोई विदेशी सेवा या वैश्विक सेवा का हब बने उसको मजबूत करने के लिए सरकार उसको सपोर्ट करना चाहती है। ये स्क्रीन जो है यहाँ पर ये बताता है, एजम्पन्स है। फाइनेंशियल सेक्टर, ये वाला आपको इंतजार होगा फाइनेंशियल सेक्टर में। हाँ, क्या फाइनेंशियल सेक्टर में क्या सुने हैं, बताइए तो विजन जी। फाइनेंशियल सेक्टर या बैंक वैंक के बारे में कुछ सुना है, कुछ क्या क्या हो रहा है, अभी कुछ होगा, सरकार चाह रही है? जी सर, ये हाई क्या लेवल चाह रही है आपके कमेटी आपके बैठेगा। हिसाब से, आपकी नज़र से क्या लगता है लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ विजन जी बताओ। बैंकिंग फाइनेंशियल, सर्विस सुधार करने के लिए जो हाई लेवल कमेटी बैठेगा, कोई उसी के हम्म, बारे में सुना था। हाँ अब आपने बहुत सारा सुना, मर्जर वर्जर की बातें भी सुनी होगी ना, है ना। मर्जर वर्जर की बातें सुनी होगी, मतलब सरकार, हाँ, वो देखो वर्ल्ड सरकार लेवल ने वर्ल्ड लेवल बैंक बनाने का। हाँ, सरकार ने इस बजट में फाइनेंशियल सेक्टर में
एक नीतिगत पहल दिखाते हुए, संकल्प शक्ति को दिखाते हुए बजट में बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट करी। पहला अनाउंसमेंट तो उन्होंने ये कहा है सर कि बैंक को क्या मिला इस बजट में, मतलब बैंक को? अभी तो बैंक को तो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बजट में, आप आखिरी में सवाल पूछिए तो मैं जवाब दूंगा। पहले बजट को समझ लीजिए, आनंद लीजिए बजट का, है ना। एज सच बजट में देखे होंगे आपने तो एक्सपर्ट सुझाव भी देखे होंगे। तो बजट जो है ना, वो दिखाता है कि सरकार क्या करना चाहती है लॉन्ग टर्म में। तो अब सरकार आई थी 2014 में, शॉर्ट टर्म बहुत सारी चीजें करी, फिर मिडिल टर्म्स करी। अब ये लॉन्ग टर्म विजन को देख रहा है, आप बहुत दूर की देख रहे हैं, और भारत को फिर सोने की उड़ती चिड़िया या सोने सोने की चिड़िया बनाने के कगार में है, जो है ले जाने के लिए वो प्रयासरत है विकसित भारत में। तो उसके चीजों को एक बार समझिए। फिर बैंक को क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो बैंक को, सब चीजें बैंक को ही मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी भी बैंक को मिलेगा, बजट भी बैंक के माध्यम से होगा, देश का ग्रोथ का एक एक हिस्सा बैंक से गुजरेगा। सारी चीजें बजट के किसी भी सेक्टर में जो की गई हैं वो सब चीजें बैंक के माध्यम से गुजरेंगी, क्योंकि बैंक एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां पर कोई चीज रख दी जाए तो वो लास्ट माइल तक पहुंचता है। मेरी बात समझ में आए तो बोलिए हो। हाँ हो। सरकार और देश की जनता या उसके लिए बैंकिंग सेक्टर एक इतना रोबोस्ट है इंडिया का, इतना मजबूत सेक्टर है कि यहाँ पर 100 रुपये रख दिए जाए और जिस उद्देश्य के लिए रख दिया जाए ना, तो 100 रुपये उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो फाइनेंस सेक्टर या जो बैंकिंग सेक्टर है, ये तो बहुत रीढ़ की हड्डी है। तो इन्होंने ध्यान से सुनते जाइए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो सरकार ने विकसित भारत की जो योजना बनाई है, क्योंकि उनका लक्ष्य संकल्प विकसित भारत है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भारत में बैंकों में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को उस 2047 के परिप्रेक्ष्य में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक ढांचा प्रोवाइड करे, उसके लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी जो है उसकी घोषणा की है, उसका गठन किया। तो भारत ने जो अभी अगला विकास चरण उनका चल रहा है विकसित का, उसमें बैंकिंग व्यवस्था को ढालने के लिए, विकसित भारत के लिए कैसा बैंकिंग हो, विकसित भारत के लिए बैंकिंग के लिए क्या जरूरतें हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अधोसंरचना क्या हो, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। अब वो कमेटी क्या है, अभी रिपोर्ट सबमिट करेगी, चर्चा करेगी, और उसी में ही मर्जर आएगा, बड़े बैंक आएंगे और फैसिलिटी आएंगे, और डिजिटल मोड पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बिजनेस या उनकी सर्विसेज लोगों तक पहुंचे, इस पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो एक कमेटी बना दी और उसका अनाउंसमेंट अब बाकी डिटेल नहीं बोला उन्होंने, है ना। तो आप समझ लो कमेटी सारी चीज़ें करेंगी, और जो आप और चीज़ें पढ़ रहे हैं, सरकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, कितने पिछले सालों से आप 3 टेन्योर को देखते आ रहे हैं, तो आप उसमें ये देख रहे होंगे कि इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंशियल मेंटेन किया है कोई चीज़ आने से पहले। एक म्युनिसिपल बॉन्ड की भी घोषणा की है उन्होंने, कि 1,000 करोड़ से अधिक की अगर कोई एकल निर्गम वाले जो नगर निकाय हैं, तो वहां पर वो 1,100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया है उन्होंने। वहां पर बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ का उन्होंने प्रोत्साहन दिया। अमृत योजना के तहत ये प्रोत्साहन योजना जो पहले से थी वो जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का पुनर्गठन, इस पर जो है उन्होंने बात किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का पुनर्गठन करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया। साथ ही फेमा में जो है उनमें व्यापक समीक्षा करने के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें व्यापक समीक्षा करने के लिए या नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए समग्र समीक्षा करने के लिए उन्होंने इसमें घोषणा की, और उसमें और फेलिसिटेट कैसे कर पाए फॉरेन एक्सचेंज को, उसमें वो उन्होंने ऐसे लोग जहां पर नॉन डेबिट इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब जिनमें ऋण नहीं दे रहे हैं, तो उनको हम कैसे उनको फेलिसिटेट करेंगे, उसके लिए समीक्षा करने के लिए कहा। कॉरपोरेट बॉन्ड को जो है मजबूती देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की शुरुआत करी। साथ ही साथ टोटल रिटर्न स्वैप की अनुमति दी, कि जब हम कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करते हैं तो उनको टोटल स्वैप रिटर्न रिटर्न स्वैप हो जाए, उनमें टोटल रिटर्न आ जाए, उसके लिए अनुमति दी। अगर सरल भाषा में देखेंगे तो इन्होंने कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया बैंकिंग सेक्टर में,
और केवल केवल हाई लेवल कमेटी लगाई जाएगी, और बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को जो है भारत के विकसित भारत वाले में कैसे ठीक रखा जाए उसके लिए ही उन्होंने इसको रख दिया। और डिटेल उनमें इसके बारे में नहीं बताया बजट में। मतलब अगर संक्षेप में इसको समझेंगे तो कुछ जो पहल या कुछ जो मूवमेंट उन्होंने दिखाया है, इसका उद्देश्य यही रहेगा कि हम हमें वित्तीय बाजार को गहरा करना है। साथ ही साथ जो नगरीय निकाय हैं उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। मतलब जो नगरीय निकाय हैं उनको भी हम कुछ बॉन्ड देंगे ताकि वो अपना संसाधन खुद उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, मतलब तीन कैटेगरी में इसको आप समझ लो। इसको पहला क्या है, फाइनेंशियल मार्केट को और गहरा करना है और बड़ा करना है। फिर जो लोकल यूनिट्स हैं उनको फाइनेंशियल संसाधन, रिसोर्सेज खुद उपलब्ध कराएं। और तीसरा, बैंकिंग जो व्यवस्था है उसको भविष्य की जरूरतों में कैसे स्ट्रेंथन हो पाए, सशक्त हो पाए, इनके लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी बना दी। बस यही इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं टैक्स प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। तो टैक्स प्रपोजल जो है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ इन्होंने छूट दिया है। अ, यहाँ पर एक सेकेंड, एक होल्ड करिएगा। एक कोई फोन आ रहा है, एक मिनट है, रुकिए। ठीक है। एक मिनट है, एक मिनट की प्रतीक्षा करिए जरा। चलिए, है ना। फिर आगे हम, तो यहाँ पर एक टैक्स प्रपोजल जो फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने एस टी टी ऑन फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया, 0.02 से लेके 0.05 किया। एस टी टी ऑन ऑप्शंस प्रीमियम या एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस टू बी रेज 0.15 फ्रॉम 0.1% और 0.125% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर इसको अगर सरल तरीके से आप समझेंगे एसटीटी को, तो एसटीटी का मतलब होता है कि जो प्रतिभूति होते हैं ना, जो सिक्योरिटीज होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब जैसे आप सिक्योरिटीज मतलब शेयर समझ लीजिए, इक्विटी समझ लीजिए, डेरिवेटिव समझ लीजिए। तो इनकी खरीद फरोख्त होती है ना। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट या बहुत प्रॉफिट कमा लिया है ना ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं इसको, है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो इसमें उन्होंने टैक्स का थोड़ा बढ़ाया है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको समझिए शेयर बाजार में जैसे भी सिक्योरिटीज़ है। क्या क्या सिक्योरिटीज़ होता है, शेयर्स होते हैं, इक्विटीज़ होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, या जो ईटीएफ होते हैं ना, ट्रेडिंग फंड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो उनकी जो खरीद फरोख्त में जो लगाया जाता है टैक्स, वो है। जब भी आप शेयर बेचते होंगे या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो सरकार एक निश्चित परसेंट एसटीटी लेता है। उसको बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर कोई स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा तो पहले जो टैक्स लगता था वो 0.02% से लेके उसको बढ़ा दिया गया है 0.05%, ठीक है। और यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे तो सरकार ने शेयर बाजार में लेन देन वाले पर सरकारी कर जो है वो थोड़ा बढ़ाया है। अगले स्लाइड पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि फॉर्मर इनकम के सेक्टर में उन्होंने क्या बढ़ोतरी करी। तो आप ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारी कुछ अनाउंसमेंट दिख जाएंगी, कुछ हो जाएगा, तो उसमें केवल केवल दो सेक्टर हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट हुई हैं। एक तो कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने सुधार किया है, कैपेक्स में उन्होंने बजट थोड़ा बढ़ाया है, और एमएसएमई और स्किल, युवा, और ये तीन चीज़ों पे जो है ये समर्पित बजट है। युवा शक्ति, फिर वो स्किल इंडिया, प्लस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ से रोजगार सृजन होगा। और फिर उसके बाद कैपेक्स मतलब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लंबे समय में हम उसको कैसे सस्टेन कर पाएंगे।
वो आपको जो है इस बजट में दिखेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने जो दिया है, सोलर सोलर वाले को भी काफ़ी दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर भले आपको दिख पा रहा है विजन जी, इसको पढ़ पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ें वो फार्मर के इनकम में कैसे बढ़े, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटी में कैसे सुधार कर पाए, इसको जो है सरकार ने घोषणा किया है कि अगर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर किसानों की कैसे आय बढ़ाई जाए, उसको उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करी है। जैसे कि उन्होंने घोषणा करी कि एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है बिजन जी, हॉर्टिकल्चर जानते हैं क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, हाँ। फ्रूट एंड हाँ, वेजिटेबल के ऊपर जो। तो हार्टिकल्चर के लिए वो कह रहे हैं कि अब किसानों का एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हार्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम चलाएंगे। मतलब बागवानी हेतु समर्पित कार्यक्रम रहेगा, जो अ, मतलब समझ लो कि पुराने और कम उपज वाले बागान हैं उनका पुनरुद्धार होगा। साथ ही साथ उन्होंने जो फ्रूट, और हमारे साथी ने कहा अखरोट है, बादाम है, चीड़ है, इन नट्स है, इनको ना इनमें विस्तार कैसे किया जाएगा, इसके लिए वो डेडिकेटेड प्रोग्राम हार्टिकल्चर का वो उन्होंने घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है उसको हम सपोर्ट करेंगे। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर मतलब ऐसे उत्पादन जिनमें मूल्य ज़्यादा मिल रहा है किसानों को। जैसे कि नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा करी है, जिसमें उत्पादन बढ़ाया जाए और उत्पादकता में सुधार हो। भारतीय काजू और जो कोको प्रोग्राम है उसको जो है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट जो है उनको दिए जाएंगे। और उनको उनके लिए विशेष योजना जो है समर्पित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक और भाग को उन्होंने जोर दिया एग्रीकल्चर में, वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो जो ग्रामीण एरिया और अर्ध शहरी एरिया में जो काम करते हैं उनमें रोजगार के सृजन में ये एक ना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा, उसको उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है कैपिटल सब्सिडी जो लिंक सब्सिडी योजना चलाएंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जो एनिमल हस्बेंड्री हैं या उनकी चिकित्सा या प्राइवेट कॉलेज या अस्पताल और लैब वगैरह खोलेंगे, ब्रीडिंग की सुविधा करेंगे, इनको हम लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के साथ जोड़ेंगे। अब सोचिए, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे जुड़े हुए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो उसमें कोई अपना पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल सब्सिडी योजना के साथ जोड़ा जाएगा। पहले ये नहीं था, इसको उन्होंने घोषणा की है। तो एनिमल हस्बेंड्री को जोड़ा, फिर साथ में उन्होंने फिशरी के लिए भी अनाउंसमेंट किया कि हम 500 जो है ऐसे तालाब बनाएंगे और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेशन करेंगे। और जहाँ जहाँ तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो मछली के जो ना मूल्य श्रृंखला को मजबूत कराएंगे। स्टार्टअप या जो वुमेन लीडरशिप वाले जो समूह हैं जिनको एसएचजी वगैरह कहते हैं, उनके बाजार से संपर्क किया जाएगा। और फिश एफपीओ जो है उनको उनमें के साथ एक साथ इंटीग्रेटेड लिया जाएगा, उनको जो है बताया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जानते होंगे आप लोग, तो उसी तरतम में फिश फार्मर एफपीओज जो हैं बनाए जाएंगे और उनमें लीडरशिप जो है महिलाओं को दिया जाएगा, उनको बाजार के साथ संपर्क किया जाएगा। एक और चंदन जो सैंडल बूट्स होते हैं उनके लिए उन्होंने पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए घोषणा करी। साथ ही जो भारत विस्तार है, जो एग्री स्टेक पोर्टल्स है और आईसीआर पैकेज है, मतलब इसको भारत विस्तार मतलब बोलते हैं एआई, एआई आधारित कृषि प्रणालियों से उनको जोड़ा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर इनमें इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, सहभागिता बढ़ाई जाएगी। साथ ही इसकी प्रासंगिकता, मतलब जो काम कर रहा है उसको उसके बारे में, उसकी प्रासंगिकता के बारे में जानकारी हो, मतलब स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, ताकि वो जो काम कर रहा है उसमें कैसे बढ़ोतरी करे अपनी आय का। तो संक्षेप में अगर ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो सरकार चाहती है कि ऐसे फसल जिनका मूल्य ज़्यादा हो, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और डिजिटल तकनीक से अगर कोई कृषि उत्पाद को बढ़ाकर आय में वृद्धि करना चाहता है तो ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घोषणा करी है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ये जो है उनके चीज़ों को, आप बजट की चीज़ों को उनमें देख कर समझते चलिए। टैक्स प्रपोजल उन्होंने इकोनॉमिक जोन के लिए जो किए हैं,
वो अगर इसको देखेंगे सरल तरीके से, तो मैं आपको, भले ही स्क्रीन में आपको पढ़ने में वो लग रहा होगा, लेकिन मेरी बातों से आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि जो टैक्स प्रपोजल है उसके लिए सरकार क्या चाहती है या क्या दिशा देना चाहती है। उन्होंने सब में उन्होंने सुधार की गुंजाइश किया है, ताकि टैक्स जहाँ भी होता है उनको इन्वेस्टमेंट आए और चीज़ों में सुधार हो और उनको मजबूती प्रदान मिले। तो आपने एक चीज़ तो जान गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चाहती है कि जो किसान हैं वो साथ ही साथ एलाइड एक्टिविटी में करें और अपने आय को बढ़ाएं या अपनी फसल को चेंज करें जिनमें वैल्यू ज़्यादा मिलता है। अब टैक्स प्रपोजल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उन्होंने बनाने के लिए घोषणा किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जब स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ों द्वारा जो पकड़ी गई मछली हैं उनके लिए कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र या खुले समुद्र, हाई सीज बोलते हैं, वहाँ पर जो है ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। तो कुछ स्पेशल जोन बनाए जाएंगे, वहाँ पर हमारे विजन जी जाएंगे, मछली पकड़ेंगे या कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो वहाँ ड्यूटी फ्री कर दी जाएगा। ऐसी मछली को यदि कोई विदेशी बंदरगाह पर उतारा जाता है तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड है उसको माना जाएगा। मतलब मान लीजिए मछली पकड़े हैं, क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, कुछ जगहों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे और हाई सीज बना देंगे, मतलब खुला समुद्र बना देंगे। वहां पर अगर कोई मछली पकड़ता है और ऐसे मछलियों को कोई विदेशी बंदरगाह पर ले जाता है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड माना जाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ जब गुड माना जाएगा तो जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसका फायदा मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव समिति हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव समिति में जो टैक्स के दायरे में आते थे उनमें कटौती की गई है। कटौती के दायरे में अब जो शामिल करना है उनमें क्या कहा है उन्होंने, कपास की बीज और जो कैटल के फीड है वो भी उनको हम लोग शामिल करेंगे। मतलब उनमें समितियों में जो पशु आहार है उसका कोई उत्पादन करता है तो उसको भी टैक्स में कटौती की जाएगी। मतलब कुल मिला के देखेंगे, एक और महत्वपूर्ण भाग जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो राष्ट्रीय सहकारी महासंघ जो उनके लाभांश होते हैं, जो कोऑपरेटिव महासंघ होते हैं उनमें लाभांश में जो है कर की छूट रहेगी, जो 31 जनवरी 2026 तक तय किया गया हो। मतलब उनको अधिसूचित किया गया है तो वहाँ पर जो निवेश किए गए हैं वो छूट रहेगा, और ये छूट 3 वर्षों की अवधि के लिए रहेगा और ये लाभांश ही कर मुक्त होगा और जो सहकारी समितियों के सदस्य को ही वितरित किया जाएगा, कहीं बाहर नहीं। तो अगर इस टैक्स रिफॉर्म्स को सरल तरीके से देखेंगे तो इनमें क्या दिख रहा है सरकार का नज़रिया, कि जो फिशरीज हैं, मत्स्य पालन है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनको टैक्स में राहत देकर सरकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ज़्यादातर लाभ किसको मिलता है, ग्रामीण एरिया में या सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं ना। तो ये इस स्लाइड से आपको ये नज़र आता है। अब आता है फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। इनमें फाउंडेशन अब आता है जो कैपेक्स मॉडल है या पब्लिक जो कैपेक्स मॉडल है उसमें हम लोग देखेंगे। एक एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग इसी में बने रहिए, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। फिर उस समय जो रुका था एक जना है उनसे 1 मिनट बात करके फिर हम लोग कनेक्ट होंगे और 15 मिनट का सेशन और बचेगा, फिर हम लोग फटाफट हम लोग सेशन करेंगे। 1 मिनट साथ में बने रहिए साथियों, है ना। थैंक यू। चलिए एक बार फिर से स्वागत है सेशन में, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अच्छे लाल जी हैं, आवाज आ रही है मेरी, आप तक पहुंच रही है अच्छे लाल जी? जी सर नमस्ते सर, एकदम Yes। हाँ, भले ही आराम विलम्ब लग लग रहा रहा होगा है। आपको, लेकिन ऐसे सरल तरीके से ही समझा जा सकता है बजट को, है ना। इसी तरह से हम लोग से बात करते हुए समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने उसको मजबूत करने के लिए क्या विचारधारा रखी, क्या उसको अधोसंरचना और संरचना में कैसे फाउंडेशन को ठीक किया जाए, सरकार के फोकस को जानते हैं। तो सरकार ने जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब भारत में जो विकास की नींव है उसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके लिए सरकार ने अपने फोकस को बजट में दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेंगे और उनको जो है उन्होंने कई पहलों के माध्यम से जोड़ा है।
खास करके उन्होंने टायर 2 और टायर 3 शहरों पर विशेष फोकस करने के लिए कहा है, जहां पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोग हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर लगातार ध्यान दिया जाएगा। एक और बदलाव किया गया कि जो कैपेक्स है, मतलब कैपिटल जो लगाने हैं एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ाया। और उसको उदाहरण के तौर पर इस बजट वाले भाषण में उन्होंने दिखाया कि जहां फाइनेंशियल ईयर 2015 में उन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट दिया था, आज फाइनेंशियल ईयर 26-27 से है, तो वहां पर 12.2 लाख करोड़ का जो उन्होंने कैपेक्स पब्लिक बजट जो है दिया। तो आपको ये पॉइंट जो है याद रखना पड़ेगा, 12 लाख 20 हजार जो लाख करोड़ का जो बजट है, 12.20 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट है उन्होंने। एक्सपेंडिचर बजट जो है इन्होंने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय जिसको बोलते हैं ना, उसको रखा। इसका अर्थ ये है, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कई गुना बढ़ाया है, कई गुना बढ़ाया है। अगर इसको शॉर्ट में समझेंगे तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह या जो सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे बने, उसके लिए उन्होंने ये बजट को बढ़ाया है। और जो वित्तीय संस्थानें हैं, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से तेज गति से समावेशी और जो सस्टेनेबल आर्थिक विकास को गति मिलेगा, उसके लिए उन्होंने ये बजट जो है बढ़ाया है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और समझते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें मैं स्पीड से आपको बता दूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने रिस्क गारंटी फंड की स्थापना करी। और उसके लिए जो है उन्होंने जो भी लेंडर्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना करी, ताकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है इनको लोन देंगे। और साथ ही साथ जो सेंटर के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके जो इमूवेबल एसेट्स हैं, उनको REIT के माध्यम से उपयोग में लाना है। रियल स्टेट संपत्तियों का जो पुनर्चक्रण करना है, मतलब उनको फिर से उपयोग करना है। और नए समर्पित कुछ फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो अ, दाकोनी पूरब से लेके सूरत तक उनको जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय जल मार्गों के संचालन के लिए 20 नए जल मार्ग चालू करने के लिए उन्होंने कहा। जल मार्ग मतलब पानी के अंदर जो मार्ग होते हैं, जिसमें खनिज और औद्योगिक केंद्र, बंदरगाहों, ऐसे जो एरिया हैं उनको जो है जोड़े जाने के लिए सरकार ने 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों को चालू करने हेतु यहाँ पर घोषणा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हेतु जहाज मरम्मत इकोसिस्टम के लिए भी उन्होंने इसमें जो है घोषणा करी है कि इनलैंड वाटरवेज और शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जो तटीय कार्गो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल जो पानी के अंदर मार्ग है या तटीय क्षेत्र में जो शिपिंग करते हैं उनकी हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% की, जो 2047 तक करने की योजना है। तो तटीय जो कार्गो है उनमें उनकी जो शिपिंग हिस्सेदारी है उनको 6% से बढ़ाकर 12% कर दी। तो ये 2047 तक की योजना है। साथ ही साथ उन्होंने जो SASCI योजना के तहत जो राज्यों को सहायता दी जाएगी, उसके तहत 2 लाख करोड़ का समर्थन उन्होंने दिया है। और ऐसे SC योजना का फुल फॉर्म होता है वो जो स्टेट के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, जिसे स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब भी स्टेट को हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं तो या उनको 50 सालों के लिए लोन दिया जाता है। तो ऐसी योजना है जहां पर राज्य सरकारों को उनके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सड़क है, पुल है, परिवहन है, बिजली है, ये जल आपूर्ति है, लॉजिस्टिक है, औद्योगिक पार्क है, इन सब के लिए ना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको SASCI योजना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्यों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है कि राज्य में पूंजीगत खर्च को बढ़ावाना, ताकि राज्य जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और रोजगार सृजन बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर कुल मिला के इसका संक्षेप में देखेंगे तो केंद्र सरकार जो है राज्यों को पैसा देती है, और वो सड़क, रेलवे, जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, शहरी विकास ऐसी परियोजनाओं को पूरी कर सकें और उसका उपयोग जो है आर्थिक विकास में किया जा सके, ये इसका मतलब है। अब इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी
अगर ये एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो सरकार चाहती है कि जो हमारी जो एनर्जी है वो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल हो और उसकी स्थिरता सुनिश्चित हो। उसके लिए उन्होंने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण योजना, जो 20,000 करोड़ का उन्होंने बजट आउटले रखा है। तो ये 20,000 करोड़ को आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन कैप्चर एंड जो उस करने के लिए और उपयोग और भंडारण करने के लिए, उसको अपनाने के लिए 20,000 करोड़ का एक परिव्यय रखा है, खर्चा रखा है, आउटलेट रखा है। सोलर ग्लास के लिए उन्होंने बीएसडी छूट किया है। बीएसडी मूल सीमा शुल्क जो होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होता है, उसमें छूट किया है सोलर ग्लास के निर्माण में जो उपयोग आता है। मतलब सोडियम एंटीमोनेट का अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उसमें बीएसडी छूट मिलेगा। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसमें छूट मिल जाएगा। और कुछ अगर मान लीजिए कोई खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर उनकी कोई प्रोसेसिंग करता है तो भी बीएसडी पर छूट है। लिथियम आयन सेल वगैरह ये इसमें भी छूट दिया है। परमाणु ऊर्जा में कस्टम छूट का विस्तार किया गया है। बायोगैस को जो है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिया गया। तो सरल भाषा में इस पूरे पेज को अगर समझेंगे तो भारत सरकार चाहती है कि स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी बैटरी चालित निर्माण हो और परमाणु ऊर्जा का विस्तार, हरित ईंधन को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाई जा सके, है ना। और साथ ही साथ दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सके, भारत आत्मनिर्भर हो ऊर्जा के सेक्टर में और लंबे समय तक भारत जो है ये इसका उपयोग कर पाए। ये जो है इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पाएंगे, है ना। अर्बनाइजेशन सिटी इकोनॉमिक रीजन, तो इन्होंने जैसे कि अभी ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सरकार आप देखे होंगे जब से आए हैं ना ये सरकार, तो आप मेट्रो और ये हाई स्पीड ट्रेन के बारे में उन्होंने पहल करी है। क्योंकि भारत जो है विषमताओं का देश है, विविधताओं का देश है। कितनी विविधताएं हैं भारत में देखिए, और उसके बावजूद भी समावेशी तरीके से विकास में आगे ले जाना, मतलब कितना चीजें आपको सोचनी होगी और कितनी चीजें करनी होगी। आप खुद देख पाते होंगे अपने आसपास भी। तो इस सब चीजों को देख के समावेशी बजट के तौर पर उन्होंने सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए अर्बनाइजेशंस पे जोर दिया है, शहरीकरण पे। मतलब जो भी देश में है उस शहर है, आर्थिक क्षेत्र उन्होंने उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पहल करी है कि शहरों को उनकी शक्ति प्रदान करना, या शहर के क्षमता को इस तरह से बढ़ाना कि उन्हें आर्थिक समूह में बदला जा सके, या उनको जो है अर्बनाइजेशन में किया है, सिटी इकोनॉमिक रीजन में तब्दील किया जा सके। इसके लिए टायर 2 टायर 3, मतलब 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है मध्यम छोटे शहरों को, उनको धार्मिक और मंदिर नगरों के विकास पर ध्यान देना, या ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में उन्होंने जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए उन्होंने घोषणा करी है, जिसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये उन्होंने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किया है। और ये सभी जो हैं इन्वायरमेंट के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन प्रणालियों में होंगी। मतलब इस पूरे स्लाइड का अगर देखेंगे सरल भाषा में तो सरकार का उद्देश्य ये है कि शहरों को आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से मजबूत केंद्र बनाना, साथ ही जो छोटे और मध्यम शहर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, और तेज परिवहन, स्वस्थ परिवहन, स्वच्छ परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। तो सरल चीज में आप इसको जान गए ये कॉरिडोर का। पीपुल सेंट्रिक डेवलपमेंट, इसको जरूर समझना होगा, ये बैंकिंग के दृष्टिकोण से इसमें आपका योगदान होगा। और हालांकि मैंने बताया कि जितनी भी अनाउंसमेंट किए गए हैं सभी में आपका योगदान होगा, क्योंकि सब में बजट जो आता है ना, फंड आता है मिनिस्ट्री से सारा। तो अभी तो बहुत सारे हमारे बैंक हैं, तो कोई स्कीम किसी बैंक में, कोई स्कीम किसी बैंक में, तो वो बजट वहाँ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बैंकिंग जो सिस्टम है वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें आनी होंगी। तो यहाँ पर जो ये वाला स्लाइड है इसमें मुख्य बात आप देख पाएंगे कि इसमें आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत आएगी, या स्कीम्स वगैरह आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। पीपुल सेंट्रिक डेवलपमेंट, सरकार चाहती है कि लोग समावेशी तरीके से पार्टिसिपेशंस करें, स्किल इंडिया के साथ जुड़ें, और
अपने बौद्धिक जो विकास है उसको एक इंटीग्रेटेड करते हुए अपने आए जनरेशन में वो आगे बढ़ें। इसके लिए सरकार जो है वो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट अनाउंसमेंट बजट में उन्होंने किया है। और इसके जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कोर इकोसिस्टम कवरिंग जेरेट्रिक एंड एलाइट केयर सर्विसेज, ट्रेनिंग ऑफ 1.5 लाख मल्टी स्किल्स केयर गिवर्स। तो आप ये जो 1.5 लाख हैं केयर गिवर्स, इसको याद रख लीजिए नंबर में, क्योंकि एग्जामिनेशन वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछता है। फिर साथ ही साथ सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर जो होंगे वो भी कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स इन क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है आप कर सकते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे ये बजट में एमएसएमई को किया है, और बैंकें जो है एमएसएमई के क्लस्टर अप्रोच में वो चीज़ें चालू कर दी हैं। अब यहाँ पर जो आप ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें देखेंगे यहाँ पब्लिक का, तो यहाँ एक चीज़ देखे होंगे कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा आप लोग देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ों को समावेशी लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ केयर गिवर्स 1.5 लाख जो है उन्होंने घोषणा की है। तो केयर गिवर जो है वो 1.5 लाख रहेंगे, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और उनको इन चीज़ों में जोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ पर दिव्यांगन्स जो कौशल योजना है वहाँ पर उनको डिग्निफाइड तरीके से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनको कैसे मिल दी जाए, इंडस्ट्री रिलेवेंट और कस्टमाइज ट्रेनिंग उनको कैसे मिले, डिजेबल ग्रुप्स हैं उन पर। फिर दिव्यांगन सहारा योजना, ये योजनाओं का डिटेल हो सकता है आने वाले दिनों में फंड के साथ फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी, तो ये योजनाओं को जान लीजिए। दिव्यांगन कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना, जिससे कि हाई क्वालिटी उनको असिस्टेंस मिल पाए, एलिजिबल बना सकें, है ना, वो डिसेबिलिटी से ऊपर आ सकें। और इनके इनसे जुड़े हुए सपोर्ट करने वाले, जैसे मान लीजिए पब्लिक सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब बोलते हैं लोगों पर ही केंद्रित हो विकास, हम उनको मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करें। जैसे कोई वृद्ध जन है ना, या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, मतलब आप सोचो भारत अभी कौन सा देश है, हम्म भारत युवा देश है, तो एक दिन वृद्ध हो जाएगा। तो ऐसे मजबूत केयर सिस्टम, या जो यहाँ पे मल्टी स्किल्स केयर गिवर्स बोल रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि कोई वृद्धजन हो गए या उससे संबंधित लोगों को देखभाल करने के लिए ऐसे उनको डेवलप किया जाएगा। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, मतलब मार्ट्स का मतलब होता है आउटलेट्स। तो अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं उनके लिए खुदरा आउटलेट्स के रूप में स्थापना की जाएगी। दिव्यांगन कौशल योजना की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसमें कि उद्योग से संबंधित या दिव्यांग समूह की आवश्यकताओं के अनुसार उनका अनुकूलित प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका का अवसर मिले। कोई दिव्यांगन है तो उसको ऐसा ना हो कि उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही हो। फिर दिव्यांग सहारा योजना, मतलब ऐसे पात्र लोग जो भी सहायक उपकरण मिल पाए उनको, या समय पर वो कहीं उनको अवसर के साथ उनकी सहारा मिल पाए, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान विकास और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण के लिए उन्होंने ये बढ़ावा दिया कि इनको सारी चीज़ें सहायता मिले। और सरकार ने जो है ट्रामा सेंटरों की स्थापना और आधुनिक रिटेल शैली में जो दिव्यांगन केंद्र हैं उनको सशक्त बनाने के लिए उनको किया है। साथ ही जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थानें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर रांची और तेजपुर में, उनका उन्नयन किया जाएगा, उनको सुधारा जाएगा, ऐसे सरकार की योजना इस बजट में उन्होंने बताया है। एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये जो पिलर्स हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सरकार की क्या दिशा है या सरकार क्या चाहती है बजट में, कैसे उसको गवर्नेंस को वो उसका पब्लिक का जो है ट्रस्ट बढ़ाना चाहती है। उसके लिए उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे। जो टायर 2 और टायर 3 शहर हैं उनके लिए विशेष जो है ये फोकस्ड है, क्योंकि आप इसके संकल्प में भी देखे होंगे कि सरकार ने इन्होंने क्या कहा है, वंचित शोषित, ये जो कम जिनको नहीं मिला है, पहुंच नहीं पाया, अंडर प्रिविलेज हैं, उनको जो है उन्होंने आगे आने के लिए इनको कहा है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस आपको इस स्लाइड में दिख पा रहा होगा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसको इस तरीके से समझा जाए कि सरकार चाहती है
कि विश्वास आधारित हम गवर्नेंस कर पाएं या हमारा शासन हो। इसके लिए उन्होंने टायर 2 और टायर 3 जो जगह है वहाँ पर एथराइज्ड जो इकोनॉमिक ऑपरेटर हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटी जो है वो डिफरल जो उनकी अवधि है, ड्यूटी डिफरल जो अवधि है, स्थगन जिसको बोलते हैं, 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिनों तक की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई प्रोडक्टिविटी करता है या इंपोर्ट करता है तो उसकी भी सुविधा वहाँ पर मिलेगी। सरकारी जो एजेंसी हैं वो टायर 2 टायर 3 में जो अथॉराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हैं उनको मान्यता देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे ऐसी जगह में जो सारी चीज़ों को वहाँ पर वो लागू करेंगे। दूसरा, कस्टम वेयर हाउस फ्रेमिंग का उन्होंने रूपांतरण करने की घोषणा करी है। और एडवांस रूलिंग की जो वैधता है वो बढ़ाकर 3 साल से बढ़ाकर वो 5 साल की गई है। कस्टम पर जो बाध्यकारी था ना एडवांस रूलिंग, उसकी जो वैलिडिटी है पहले 3 साल थी, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता था, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया। तो थोड़ा सा उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है और ऐसी गवर्नेंस दी है। तो बिल ऑफ एंट्री, कस्टम्स, इनकी व्यवस्था में भी सुधार किया है। मतलब अगर सरल तरीके से देखेंगे तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है ताकि जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनमें कार्गो के हिसाब से उनको ट्रस्ट मिले। चलिए अगले स्लाइड में देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज तो सरकार की जो प्रायोरिटी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। या आप खुद बैंक में देखे होंगे कि ऐसी चीज़ें आ जाएं कि जो बैंक में जितनी सर्विसेज हैं वो सरल तरीके से ग्राहकों को मिल जाएं। तो इंडिविजुअल जो पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन्स हैं या आउटसाइड रेसिडेंट जो इंडिया हैं उनको भी भारत में बिजनेस करने के लिए सरलता हो उसको देखते हुए, क्योंकि अगर उनको ईज ऑफ डूइंग देंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके लिए सरकार ने ये चीज़ें लाई हैं और इसी के आधार पर जो है वो सरकार चाहती है कि जितने भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं उनको परमिशन दिया जाएगा कि वो भारत में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे और इंडियन कंपनी में वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहेंगे। तो उनको थोड़ा सा सरल कर दिया कि चीज़ों को, कि व्यापार करने में आसानी कैसे हो या भारत में जीवन जीने की सुविधा को कैसे बढ़ाया जाए। कोई काम कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कि तकलीफ में फंसे रहे, उनको आसानी हो। तो इसके लिए उन्होंने ये रिफॉर्म्स किया कि भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको पोर्टफोलियो निवेश की योजना के तहत सूचीबद्ध, अगर ऐसी कोई भारतीय कंपनी है जिसमें वो निवेश करना चाहता है इक्विटी में, तो वो आसानी से कर ले। साथ ही जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण है उनमें किसी नेचुरल व्यक्ति को जो ब्याज आयकर में मुक्त होगा इस पर लगाए जाने वाला टीडीएस जो है समाप्त किया जाएगा। अगर फॉरेन टूर पैकेज की बिक्री पर टीसीएस जो है की दर 5% और 20% से घटाकर 2% की जाएगी। जो विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेज की बिक्री करते थे उनमें टैक्स जो है वो अ, कम किया गया है, 2% की जाएगी, ताकि बिना शर्त के काम की गई ताकि लोग विदेश जाएं और उनको जो है पैकेज वगैरह बेचें सीखें, इस तरह की बात है। और लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम्स हैं उसमें जो एजुकेशन और मेडिकल के पर्पस के लिए अगर कोई लिबरलाइज रेमिटेंस करता है तो उसके लिए टीसीएस को घटाया जाएगा। और टीसीएस जो पहले 5% था जिसे घटाकर 2% किया। तो ये जो है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है 5% से घटाकर 2% है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स के तहत अगर शिक्षा और मेडिकल के लिए लिया जाता है तो। और अगर मैन पावर सर्विसेज की अगर सप्लाई करता है तो उसमें टीडीएस की दर पहले जो 2% था उसको घटाकर 1%, मतलब टीडीएस की दर 1% या 2% रखी जाएगी। पहले भी ये 5% था, ठीक है, 5%। तो ईज ऑफ डूइंग में ये चेंजेस किया है। अगली ईज ऑफ डूइंग में ये चीज़ें जो हैं और सेकंड पार्ट में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बैंकिंग का एक पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कि आप ईज ऑफ डूइंग और लिविंग के लिए यहाँ पर देखिएगा जो बायर्स के लिए पेन रिलेटेड और 15 जो जी और 15H है उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आप लोग
सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़? आप तो पहुंच रहा है विजन जी? कुछ कुछ समझ में आ रहा है चीज़ें? पहले थोड़ी लेंदी लग रहा होगा। जी सर। लेकिन आहो। ऐसे हो है ना। जी तो सर। बजट को इसी तरीके से ही समझा जाता है। और कोई मुख्य बात है तो मैं उसको बता ही दे रहा हूँ, चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे कि मुख्य बात है वो 10,000 करोड़ का एमएसएमई का है, और 2,000 करोड़ जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए है। फिर किस किस सेक्टर में कैपिटल बजट में 12,20,000 करोड़ का जो कैपेक्स बजट है उसमें, प्लस आपका ये अभी जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसके बारे में। तो ईज ऑफ डूइंग में इन्होंने और एक बात कहा है कि जो छोटे टैक्स करदाता हैं उनको ना उन्होंने कुछ छूट दी है। मतलब नियम आधारित कुछ ऑटोमेटिक प्रक्रिया के माध्यम से छूट दी है। मतलब ऐसे करदाता जिनके पास एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ है ना, तो उनको 15G और 15H दे के उनको जो है छोटे करदाता हैं, है ना, उनके पास अगर सिक्योरिटीज ज़्यादा हैं कंपनियों के, तो 15G 15H फॉर्म दे देंगे तो उनमें टैक्स नहीं काटा जाएगा। अदरवाइज उनमें टैक्स काट दिया जाता था, बाद में वो रिटर्न मांगते थे, है ना। फिर वो अभी उनके लिए उन्होंने क्या कहा है कि ऑटोमेटिक सेल्फ ऑटोमेटिक प्रक्रिया दे दिया है कि आप खुद ही अप्लाई कर दो फॉर्म 15G या 15H, और उसको सबमिट करेंगे तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो रिवाइज रिटर्न में एक चेंज किया गया है। रिवाइज रिटर्न जो भेजते हैं उनका 31 दिसंबर टाइम था, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च किया जाएगा। और थोड़ा शुल्क लिया जाएगा नाम मात्र ऐसा। तो अगर कोई रिटर्न भरा है और रिवाइज रिटर्न भरना चाहता है तो पहले ये 31 दिसंबर था, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया। ITR 1 ITR 2 दाखिल करने वाला जो व्यक्ति है वो 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करते रहेंगे। और नॉन ऑडिट बिजनेस केस या ट्रस्ट को 31 अगस्त तक समय देने का प्रस्ताव है। तो ITR 1 ITR 2 दाखिल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक करते रहेंगे। लेकिन रिटर्न संशोधन करना है 31 दिसंबर का समय था, जिसे 31 मार्च किया गया। साथ ही जो नॉन रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री होती है तो TDS की कटौती और उसका जो जमा निवासी जमा जमा जो है वो निवासी खरीदार द्वारा ही की जाएगी। ठीक है। नॉन रेसिडेंट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है तो उसकी TDS की कटौती और उसका जमा जो है वो रेसिडेंट जो खरीदार है उसके द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से 10 के स्थान पर एक और राहत दी गई है, पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, सरकार ने ऐसा कहा है। तो इसमें दो चीज़ें आप इम्पोर्टेंट हैं, 15G 15H भर के अगर कोई छोटा करदाता है और बहुत सारी कंपनियों का शेयर लिया है तो वो उसमें टैक्स में जो है एजम्पशंस पा जाएगा, और उसको नील डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है ऑटोमेटेड प्रोसेस से वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए वो कर लेगा। ईज ऑफ डूइंग में उन्होंने फिर और कुछ चीज़ें की हैं जो आपके यहाँ पर उतने काम का नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख से इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कम करता है तो उसके लिए चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इज अब इन वन टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर करता है तो उसके लिए स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम दिया है, जिसमें सुधार करते हुए उन्होंने, सरकार ने कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई डील करता है तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ उसको अप्लाई करेगा। और फिर उसके बाद उनको सरकार जो है उनमें बोला है कि आप खुद फाइल कर लीजिए, और आप उसका छूट ले सकते हैं, वो अलाउ अनुमति दिया है टैक्स पेयर को। और उसमें सरकार ने ये कहा है कि जो भी सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम है उसका उपयोग करके एक अनुमति दी जाएगी। और जो छोटे करदाता हैं कम मूल्य के विदेशी संपत्तियों का खुलासा करते हैं, ये खुलासा करने के लिए 6 मंथली योजना एक बार शुरू की जाएगी। और जिससे क्या होगा, उनका रीअसेसमेंट किया जाएगा, और रीअसेसमेंट करने के बाद उनको रिटर्न अपडेट करने के लिए एक विंडो दिया जाएगा। और विंडो देने के लिए उन्होंने कहा है कि उस संबंधित वर्ष में जहां जो टैक्स लगा था उसमें अतिरिक्त 10% का भुगतान किया जाएगा, जिससे कि अंडर रिपोर्टिंग या कम रिपोर्टिंग किए हुए हैं तो उसमें उसमें इम्यूनिटी मिल जाएगी या छूट मिल जाएगी।
और मिस रिपोर्टिंग जो की पेनल्टी वगैरह लगती थी, गलत रिपोर्टिंग, उसको विस्तारित किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा। मतलब दस्तावेज ज़्यादा प्रस्तुत न करना पड़े और उसमें सुधार हो जाए, इसके लिए उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ एक छूट की योजना ली है, जो कि ऐसे फॉरेन इमूवेबल अचल संपत्तियों का खुलासा नहीं किया गया है। अगर कोई खुलासा करता है जिनकी कुल राशि 20 लाख से कम है, तो वो उसके लिए जो है उन्होंने ये दिया हुआ है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। और टैक्स रिलेटेड यहाँ पर और भी चीज़ें दिया गया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ड्रग्स हो गए या कस्टम से रिलेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गए, इनमें भी काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन एक हिसाब से ये काम का अपना नहीं है। फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर जो, इसके बाद एक और स्लाइड है जो सातवां पिलर है, उसको अपन देख लेंगे, फिर उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आखिरी में हम लोग सारांश में देखेंगे कि इस बजट में क्या चीज़ें खास हैं। फिजिकल मैटर में जो इन्होंने फिर अनाउंस किया है 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। Government has accepted the recommendation of Commission to the retain vertical share of devolutions at 41%। तो यहाँ पर फिजिकल मैटर में दो उन्होंने किया, एक तो 16वें वित्त कमीशंस के रिकमेंडेशन को माना है, और दूसरा उन्होंने कंसोलिडेशन पर जोर दिया है। और सरकार ने इस बजट में कहा है कि हम इसको किस तरीके से जीडीपी के रेशियो में इसको परसेंटेज 2030 के आधार पर उसको नापेंगे। और 2030 के लिए उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट जीडीपी रेशियो में और डेट टू जीडीपी रेशियो में एक टारगेट लक्ष्य हासिल किया है। मतलब जो 16वां वित्त आयोग है, उसने सिफारिश करी कि वर्टिकल शेयर टू डिवोल्यूशंस 41% बनाया जाए। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, टैक्सेस का जो विभाजन है ना, उसको 41% पे रखा जाए। तो सरकार ने उसको स्वीकार किया है। और फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान जो है फाइनेंशियल कमीशंस ग्रांट के रूप में किया गया है। जितने भी राज्य हैं उनको 1.4 लाख करोड़ राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय या आपदा प्रबंधन अनुदान भी हैं। मान लीजिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है तो उसमें अनुदान भी शामिल है। अगर फिजिकल कंसोलिडेशन के रूप में देखेंगे, तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रहा है कि 2030 तक जो लोन टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, डेट टू जीडीपी रेशियो वो 50 ± 1% तक लाना है। इनका लक्ष्य जो है लोन टू जीडीपी रेशियो या डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 50 ± 1% तक लाना है। और बजट 2026-27 का जो अनुमान है वो 55.6% रहने का अनुमान है, जबकि संशोधित जो 25-26 में ये 56.1% था। लेकिन लक्ष्य रखा है 2030 तक। मतलब जो डेट टू जीडीपी, लोन और जीडीपी के जो अनुपात है वर्तमान में वो 55.6% इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा, 26-27 में। अगर 25-26 में देखेंगे तो 56.1% था, लेकिन सरकार का लक्ष्य है 2030 तक इसको 50% तक लाना है, ±1। तो ये अनुमान है। मतलब एक राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का है 4.4% आंका गया है, जो कि 25-26 के बराबर है। तो राजकोषीय घाटा उसको जो है 4.4% आंका गया है, ये अनुमान रखा गया है। और अगर फिजिकल प्रूडेंस पाथ के अनुसार देखेंगे 26-27 में जैसे तो वो 4.3% रहने का अनुमान है। ये एक फिजिकल मैटर में इन्होंने ये बात बताई है। अब डेफिशिएट ट्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर, जो राजकोषीय घाटा बोलते हैं ना, तो इसमें इस बार जो है 4.3 रहने का अनुमान इन्होंने बताया है। ये स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये 2026 और 27 में फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा 4.3, और 2022-23 में देखेंगे तो ये 6.50 था, जिससे कम करते हुए ये पहला वाला अगर फिजिकल डेफिसिट देखेंगे तो ये पहला 22-23 का है, फिर उसके बाद 23-24 का, 24-25 का, 25-26 का और 26-27 का। तो लगभग 25-26 और
छब्बीस सत्ताईस दोनों का लगभग बराबर है, 4.40 25 26 में, और अभी 4.30। रेवेन्यू डेफिशिएट देख लीजिए आप, रेवेन्यू डेफिशिएट जो है ना आपका 2022-23 में 4% था, अभी ये 1.5% का अनुमान है या लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी डेफिशिएट जो 3% था 22-23 में, अभी वो 0.70। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2.80 से लेके 0.30, मतलब ये इन्होंने तुलना 22 और 23 से किया है, और फिर उसको सीक्वेंस वाइज आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखाया है। ठीक उसी तरह रुपया आएगा कहाँ से और रुपया जाएगा कहाँ से, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर। रुपया जो है कहाँ से आएगा, ये रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से रुपया आएगा, फिर अगले स्लाइड में हम देखेंगे रुपया कहाँ कहाँ जाएगा। जैसा कि आप देख लिया, आम बजट में सरकार का काम है कि रुपया कहाँ से आएगा ये बताना है, और रुपया आएगा तो रुपया को हम कहाँ भेजेंगे ये बताना है। तो आप जो बड़ा हिस्सा यहाँ पर देख रहे हैं कि रुपी कम्स फ्रॉम, तो सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर देख लीजिए 24% है, बोरोइंग एंड लायबिलिटी। मतलब जब भी आप जैसे लाइबिलिटी क्या होगा, मान लीजिए हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो उनकी लाइबिलिटी है। तो मेजर पार्ट जो रुपया है बोरोइंग एंड लाइबिलिटी में ये दिया है 24%। उसके बाद जो बड़ा पार्ट है यहाँ देख पा रहे होंगे चार्ट में से, इनकम टैक्स से आएगा। इनकम टैक्स से कितना आएगा विजन जी बताइए, आपको दिख रहा है इनकम टैक्स से रुपया जो जी है सर, या रिसीट कितना कहाँ से? 21%। 21%। तो सरकार को पैसा सबसे बड़ा पैसा कहाँ से आ रहा है, वो बोरोविंग आएगा। सरकार जो है लोन लेती है या उधारी लेती है, तो वहाँ से आएगा। और उसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पार्ट मतलब देनदारी है, जैसे हम गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो हम वो हमको लौटाना होता है। तो सरकार को जो रुपया आएगा सबसे ज़्यादा वो बोरोइंग लाइबिलिटी में, फिर उसके बाद इनकम टैक्स में 21%, फिर कॉरपोरेशन टैक्स में, कॉरपोरेट टैक्स में 18%, जीएसटी में 15%, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में 10%, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ में 6%, और कस्टम में 4%, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट में 2%। मतलब अगर सरल भाषा में देखेंगे तो सरकार का जो बड़ा हिस्सा है वो आने का पैसा है वो आयकर और कॉरपोरेट टैक्स जीएसटी में है, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बोरोइंग और लाइबिलिटी से है। लाइबिलिटी भी बोरोइंग है, क्योंकि पब्लिक पैसा जमा करती है तो पब्लिक का उधारी है उनके पास, समझ लीजिए। तो आपको एक सरकार का आय का बड़ा हिस्सा देखेंगे तो लाइबिलिटी और बोरोइंग है, फिर बड़ा हिस्सा देखेंगे तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी, ये जो है पैसा यहाँ से आएगा। अब पैसा जब आ गया तो पैसा जाएगा भी, और पैसा जाएगा कहाँ वो देख लीजिए कि रुपए जो है कहाँ कहाँ जाएगा। तो रुपए जाने के लिए सबसे जो बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपको दिख पा रहा है वो है स्टेट का शेयर। स्टेट का शेयर कितना है बिजन जी, जो स्टेट का शेयर है रुपया? 22%। हाँ, क्योंकि जब आता है कोई भी जैसे टैक्सेस वगैरह में, उसमें भी स्टेट का शेयर होता है ना, तो वो पैसा स्टेट को जाएगा। और दूसरा जो बड़ा भाग है वो जाएगा, वो है इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट क्यों बताओ, हम बोरोइंग करेंगे और लाइबिलिटी है, कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लगा रखा है तो उसको बोरोइंग समझ लो, उसको इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जाएगा, 20%। फिर उसके बाद जो बड़ा हिस्सा है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सरकार जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाते हैं, तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फिर वो 70% वो है। फिर उसके बाद डिफेंस में देखिए 11% है, और मेजर सब्सिडी में 6% है, अदर एक्सपेंडिचर में 7% है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 7% है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 7% है, 8% है। तो आने वाला पैसा तो है वो एक लाइबिलिटी और उधारी से है, टैक्सेस से है आने वाला, लेकिन जाने वाला पैसा जो है सबसे ज़्यादा जो है वो है स्टेट का हिस्सा में चला जाएगा 22%, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, सेंट्रल सेक्टर में 17%, और डिफेंस में 11%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 8%, और फाइनेंस कमीशन में 7%, इस तरह से जाएगा। तो अगर सरल भाषा में समझें तो सरकार का जो बड़ा हिस्सा है राज्य को कर देने में या कर का हिस्सा बांटने में, और जो कर्ज लिया उस पर ब्याज चुकाने में, और दूसरा रक्षा में,
और जो सामाजिक आर्थिक जो कार्य हैं जिनमें सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स हैं, स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, उनमें चला जाएगा। ठीक है। अब रिसीट में जो कैपिटल रिसीट है, आप रिसीट देखिए। जो दो तरह की रिसीट मैंने बताया, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो होता है वो टैक्सेस से वगैरह से होता है, तो उनमें साल में देखिए 2025-26 से लेके यहाँ पर रिसीट्स में यहाँ पर दिया है 18.1%। ये जो बड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और रेवेन्यू रिसीट में भी 30.3% जो है रेवेन्यू रिसीट में बढ़ोतरी दिखाया है सरकार ने। एक्सपेंडिचर में, इन्होंने इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्चा भी थोड़ा बढ़ाया है ना। खर्चा भी दिखाया है यहाँ पर 2026-27 में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी इन्होंने खर्चा बढ़ा हुआ दिखाया है, क्योंकि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट है उनमें खर्चा भी इन्होंने दिखाया है। और रोबोस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन में ये ट्रेंड जो है देखिए, है ना, एक बार नीचे थम गया था, अब यहाँ पर ये ट्रेंड जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यूज में ये आपको एक आंकड़े से इस तरह से ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। तो टोटल ट्रांसफर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आप देखे होंगे कि कितना ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, लाख करोड़ में दिया गया है कि सरकार जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 2022-23 से लेके अगर 26-27 में देखे होंगे तो 26.2 लैक्स करोड़ जो है यहाँ पर टोटल ट्रांसफर जो है यहाँ पर दिखाया है। एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर देखेंगे, मेजर आइटम्स अगर करोड़ में देखेंगे तो बजट में जो करोड़ यहाँ पर दिख रहा होगा, 5,98,520 करोड़ का ट्रांसपोर्ट में। डिफेंस में 5,94,000 करोड़ 585 जो 5,94,585 करोड़। रूरल डेवलपमेंट 273। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो रहा है, उसके बाद डिफेंस में, फिर रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में, फिर एजुकेशंस में, एनर्जी में, हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में, और आईटी और टेलीकॉम में। ये बजट जो है आप ऐसा देख सकते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 70,000 करोड़, सोशल वेलफेयर में 62 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स में 55,000 करोड़, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में 45,000 करोड़, एक्सटर्नल अफेयर्स फाइनेंस में 20,649 करोड़, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में 6,800 करोड़। इस तरह का ये बजट एलोकेशन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो कुल मिला के अगर बजट का अगर हम सारांश देखेंगे तो आप लोग पूरे सेशंस में जैसा कि आप थे, तो बजट हाईलाइट के रूप में अगर इंडिया के यूनियन बजट हाईलाइट को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि भारत सरकार जो है वो इस बजट में सस्टेनेबल जो ग्रोथ है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके बारे में, उस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये दिशा दिखाई है या आर्थिक यात्रा कराने की कोशिश करी है। और इसको अगर हम समरी के तौर पे देखेंगे बजट हाइलाइट्स को, तो मैं आपको चार पांच चीज़ें आपको शून्य से बता देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें ये पता चल जाएगा कि बजट में क्या क्या चीज़ों को उन्होंने दिया है। क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे, 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री ने विकसित भारत के दृष्टिकोण को बजट के रूप में पेश किया। इस बजट में उन्होंने तीन चीज़ें उनको हाईलाइट करी। एक तो आर्थिक विकास को तेज करना, दूसरा उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा उन्होंने कहा कि समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास की नीति को लेंगे। और उन्होंने फिर ये कहा कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, उसके लिए हमने बैंकिंग और वित्त जो सिस्टम है उसको हम मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। उसके लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी की गठन कर दी। साथ ही जो नगरीय निकाय हैं उनमें हम संसाधन पैसा जुटा पाएंगे, उनके लिए उन्होंने बॉन्ड्स को प्रोत्साहन दिया। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत बनाने के लिए उन्हें अधोसंरचना की घोषणा की है, और सशक्त बनाने के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए एक मजबूत पकड़ देने के लिए ये उन्होंने घोषणा करी। तीसरा महत्वपूर्ण भाग उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया कि जो पूंजीगत व्यय है उसको बढ़ा दिया गया। फाइनेंशियल में 12.2 लाख करोड़ का जो कैपिटल बजट है उसको बढ़ा दिया गया, जिससे कि रेल, जलमार्ग, इकोसिस्टम, फ्रेट कॉरिडोर, ये सारी चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। एक और पार्ट जो उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी में किया है 20,000 करोड़ का। फिर एक शहरीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रोथ कनेक्टर्स या 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और
जो लोगों को उनके कोर इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए या पब्लिक सेंट्रिक डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने केयर इकोसिस्टम्स को ट्रेनिंग मिल जाए, या जो डिजेबल पर्सन है उनके लिए अच्छा मदद मिल जाए, उनको स्किल्स मिल जाए, उसके लिए उन्होंने ये चीज़ें किया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। काफ़ी स्लाइड्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा। टैक्स रिफॉर्म्स में चीज़ें करी हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर, सर्विस, एग्रीकल्चर सेक्टर और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उनमें टैक्स सुधार दिखा है। लेकिन जो सिटीजन्स में जो टैक्स स्लैब्स वगैरह में आप उतने ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर और जो इन, आपका एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे वहाँ पर वो चीज़ें दिया गया है। फिस्कल मैटर में उन्होंने 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। राज्यों को 1.4 लाख का अनुदान दिया है। राजकोषीय घाटा इस साल का उन्होंने अनुमानित किया है 4.3%, जो पिछले साल 4.4% था। और जो डेट टू जीडीपी लक्ष्य रखा गया 50% रखा गया है। आय के स्रोत में उन्होंने इन दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक तो लाइबिलिटी और बोरोइंग से 24%, और इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी से। और खर्च का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट और राज्यों को देने के लिए और केंद्र की योजनाओं के लिए उन्होंने रखा। रक्षा बजट के लिए भी अच्छा रखा। तो सरल शब्दों में अगर बजट के चीज़ों को हम समझेंगे तो बजट के कुछ यहाँ पर उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए, और भारत में 2047 तक विकसित भारत में ले जाने के लिए व्यापार करने में कैसे आसानी हो, अर्थव्यवस्था में कैसे अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ हो। तो कर व्यवस्था को थोड़ा सरल बनाया है, और साथ ही जो अनुशासन है उसमें गवर्नेंस है उसमें ट्रस्ट आए, राजकोषीय अनुशासन हो, वित्तीय स्थिरता मिले, इसके लिए बजट में अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस तरह का बजट है। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा बजट को सरल तरीके से, और आप अपना निष्कर्ष भी निकालेंगे कि बजट में क्या हासिल हुआ क्या नहीं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं कल जो है एमसीक्यू करा दूंगा, तो आपको और थोड़ा निचोड़ मिलेगा। अभी तो हम डिस्क्रिप्टिव बजट को हम थॉरली डिटेल में समझे हैं, डिटेल में। तो चीज़ों को अभी चूंकि हमारे पास हम लगभग 8:30 बजे से पढ़ रहे हैं, या 8:45 से 10:45, 2 आवर्स में हम लोग पढ़े हैं बजट को। तो वो सारे सेक्टर को छुए हैं जो बजट के घोषणा में या जितनी देर वो संसद में चर्चा करते हैं उन चीज़ों को छूने की, समझने की कोशिश किए हैं। आशा करता हूँ कि मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आप सीख पाए होंगे बजट को आम तरीके से, सरल तरीके से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप समझ पाए होंगे। कोई एक दो साथी जरा अपनी प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर हम लोग ये सेशन ही समाप्त करेंगे। क्योंकि जीवन एक गणित के समान है। अपना व्यवहार शून्य जैसा रखिए, है ना। और जिसके साथ भी लग जाओ ना तो उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो अपना व्यवहार जो हमेशा गणित के शून्य की तरह रखिए, है ना। स्वयं कोई कीमत शून्य नहीं रखता, अपने आप को उतना वो मतलब हमें वो अहंकार नहीं लाना है, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ गए ना उसकी कीमत को बढ़ा देता है। तो ठीक उसी तरह बजट में भी ये कोशिश की गई है कि जो भी वंचित लोग हैं उनको सहयोग किया जाए, वो आगे बढ़ें। यस विजन जी, और कोई एक दो साथी, अभिषेक जी, अच्छे लाल जी, या जो बोल ओके सकता सर। है एक दो साथी, थोड़ा 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 गुड नाइट थर्टी सर। थर्टी सेकंड में बताइए कैसा लगा आपको सेशंस। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। ओके, संजय इसी जी को तरीके अच्छा से लगा। समझ में आया सर, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। ओके सर। थैंक यू। ओके। तो ये तो पूरा बजट आप समझे। अब क्वेश्चन फॉर्म में भी मैं आपको बना दूंगा, या अभी अब टेस्ट, मॉक टेस्ट दे दूंगा रात को, है ना। 15-20 मिनट बाद मॉक टेस्ट दे दूंगा। और अच्छे लाल जी कैसा लगा, अच्छे लाल जी सो गए। चलिए तो आज जो है आप इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आज अभी जो भी सेशंस होगा उसको रद्द करते हैं, कल वो सेशन होंगे। अभी मैं बजट से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट दूंगा, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं उस पर आप मॉक टेस्ट करिएगा। और फिर वो कुछ देर में फिर आपके लॉगिन सेक्शन में भी दिखेगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। जय जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ जी।